हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली भाई हमारी ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। तो स्पेशली जो हमारे सीयूईटी के प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका ये जो है पहला लेक्चर होने वाला है ज्योग्राफी का। ठीक है, सो देखो क्लास 12 की अगर मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, वैसे तो मैं यूनिट 1 लेके आया हूं जिसमें हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझेंगे और ह्यूमन एस्पेक्ट्स के साथ समझेंगे। क्लियर हुआ ना। उससे पहले ना हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे कि भाई ये चैप्टर जो है जरूरी क्यों है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर होता यह है कि जो चैप्टर है ना, ये वाला ये जो यूनिट है बच्चे स्किप कर देते हैं, है ना। और स्किप करने का एक ही रीजन होता है कि भाई वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि टीचर भी कभी कभार जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं वो स्किप करवा देते हैं इस चैप्टर को। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने के पर्सपेक्टिव से, तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें, थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्योग्राफी में दो चीजें याद रखा करो, एक तो कनेक्ट करा करो हर चीज को, और दूसरा क्या है भाई, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा भाई, तो क्लास 11th में आपने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की। ठीक है, चलिए, तो उसमें हमने जो भी हमारे फिजिकल जो चीजें दिख रही हैं भाई, पहाड़ पेड़ पौधे जो भी आपको दिख रहा है, नदियां नाले वगैरह जो भी आपको दिख रहे हैं, आपने उनके बारे में जो है अच्छी खासी जानकारी ली। ठीक है सर। अब क्लास 12th में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं भाई, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था। अगर आप पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, एक पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्लास 11th का, उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा भाई, उस चैप्टर में आपने जाना कि कैसे ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, कि हम उसको हर चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, और ह्यूमंस जो है उसका एक सेंट्रल पार्ट है, यानी कि विदाउट ह्यूमंस ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट। अब इसके बारे में हम पहले तो बात करने वाले हैं भाई कि देखो हम नेचर पे हैं, नेचर एक स्टेज है। एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि भाई एक नेचर जो है ना वो हमारी एक स्टेज है, और हम ह्यूमंस जो है वो उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये सारी जो चीजें हमने क्लास 11th में पढ़ी पहले चैप्टर में, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। अब उससे ही कनेक्शन है आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी का। 11th में हमने फिजिकल ज्योग्राफी को समझा, उसमें इंसान बीच में नहीं आए थे, ह्यूमंस बीच में नहीं आए थे। हमने जो भी चीजें हैं लाइक पेड़ पौधे, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे बनी, हमारी जो अर्थ है उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की हमने हमने ओशन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा। तो उसमें ह्यूमंस बीच में कहीं नहीं आए थे। आपको अगर याद होगा, अगर क्लास 11th की ज्योग्राफी थोड़ी सी भी याद है, अगर नहीं याद है ना बेटा, याद कर लेना, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं ना आगे, जो भी आप एग्जाम दोगे यूपीएससी वगैरह एसएससी वगैरह जो भी आप दोगे XYZ, वहां पर वो फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा पूछते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इतना जरूरी नहीं है ना, जरूरी है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको अगर याद नहीं है थोड़ा सा पढ़ लेना। हमने क्लास 11th में सिर्फ फिजिकल चीजों को पढ़ा था, फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन अभी की हम बात करें, क्लास 12 की हम बात करें, तो अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब ह्यूमंस का, है ना, इस फिजिकल एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन हुआ, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको चैप्टर की जो ये आउटलाइन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो आज आपका जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई, तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, है ना। तो जैसे थोड़ा सा कनेक्ट करो, आपको कनेक्ट किससे करना है, थोड़ा सा कनेक्ट करना है आपको, किससे करना है कनेक्ट, तो चैप्टर नंबर 1 से थोड़ा सा आपको जो है कनेक्ट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, फटाफट से इंट्रोडक्टरी पार्ट है पहला, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्लियर क्या करने वाले हैं। अब देखो मैं सीवीटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि देखो आपका एग्जाम जो है, अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एक बोर्ड्स के एग्जाम में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो उसमें भाई लाखों बच्चे होते हैं कंपटीशन में, और आपको कुछ अलग ही करना पड़ता है उसमें, आपको बहुत अच्छी बहुत एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बोर्ड्स, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों की, प्रॉब्लम ये आती है कि जो चैप्टर है बच्चे स्किप कर देते हैं कभी कभी, उन्हें उन्हें ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता है, या फिर होता है ना बोरिंग सा लगता है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें डेटा बेस्ड चीजें नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, इसमें थ्योरी बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा हैं, इसमें ज्ञान की बातें की गई हैं। तो बेटा देखो क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है ना, उसमें आपको ऐसे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, आप सबको पता होगा डेटा बेस्ड चैप्टर्स है सारे के सारे। और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में थोड़ा सा बताया गया है ज्योग्राफी के बारे में, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, है ना। जैसे हमने क्लास 11th की हम बात करें, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर का नाम क्या था भाई, तो इस चैप्टर का नाम था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, है ना। तो ये चैप्टर भी आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगा था। ठीक है, ये पहला चैप्टर था और ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगा था आपको। क्यों लगा था बोरिंग, क्योंकि इसमें एज सच कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में नहीं बात की गई थी, ज्योग्राफी एज अ होल सब्जेक्ट के बारे में बात की गई थी इस चैप्टर में, है ना। क्योंकि हम ज्योग्राफी को एज अ डिसिप्लिन की तरह पढ़ रहे थे, एज अ सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। ठीक है सर, बहुत बोरिंग था ये, क्योंकि इसमें हमने पूरी ज्योग्राफी के बारे में बात की भाई, यहां से लेके जब तक हम पीएचडी तक करेंगे ना ज्योग्राफी में, वहां तक हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो हमने हर एक एस्पेक्ट के बारे में ज्योग्राफी के बारे में बात की। अब क्लास 12 की जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और क्लास 11th में आपको टीचर ने बताया होगा बेटा कि क्लास 12th में ना आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, है ना। और ये जो चैप्टर पढ़ते हो ना आप, तो इस चैप्टर में एक तो दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाता है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट हो जाता है। और क्लास 11th के इसी चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब तक ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
मतलब जब देखो एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, एक स्टेज है ना, और उस स्टेज पे जो ह्यूमंस है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह जो होती है, कोई भी जैसे फंक्शन होता है ना, 26 जनवरी की हम बात कर लें, टीचर्स डे की हम बात कर लें, तो भाई पूरी एक स्टेज सजाई जाती है। और पूरी जब स्टेज सजाई जाती है तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो स्टेज खाली रहती है। जब वो स्टेज खाली रहेगी तो आप उसको स्टेज बोल ही नहीं सकते। जब आप उस पर परफॉर्म करोगे तभी तो वो स्टेज बनेगी ना। तो हम ह्यूमंस जो हैं वो क्या है, वो एक्टर्स हैं बेसिकली, जो इस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेज का नाम क्या है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। यहां पर हम परफॉर्म कर रहे हैं और इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारा क्या बना है, इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी ने जन्म लिया है। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, वो इनकम्प्लीट है ना। यानी कि पूरी ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, पूरी ज्योग्राफी ही इनकम्प्लीट है विदाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट, है ना, ज्योग्राफी इज इनकम्प्लीट, अधूरी है वो, है ना। तो ये सारी जो चीजें हम बात करेंगे, तो भाई क्लास 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे, हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब ह्यूमंस का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हुआ उसकी जो है हम बात करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर की जो पूरी आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम ये बात करेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1 है तो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका स्कोप क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आपको चैप्टर का जो सार है, आउटलाइन जो है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से देखो फटाफट से। अब देखो यहां पे वही चीज लिखी हुई है कि भाई इफ यू रीड द चैप्टर यू विल एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन। तो मदर डिसिप्लिन हमने किसको बोला था, मदर डिसिप्लिन हमने ज्योग्राफी को बोला था, है ना। कि आपने पहला जो चैप्टर पढ़ा होगा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, तो वहां पे आपको पता लगा होगा इसके बारे में। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा, अब यहां पे बोला गया है कि ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ते हो तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी मैंने बताया था आपको, ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है कि आप उस ज्योग्राफी को अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ सकते हो, अलग अलग डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ सकते हो। आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप ज्योग्राफी को साइंस से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अदर जो उसके सिस्टर डिसिप्लिन है, जो मेन डिसिप्लिन है, उन सारे सब्जेक्ट से जो है आप ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि भाई पानीपत का युद्ध जो है पानीपत में ही क्यों हुआ। अब कहने को तो ये मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, है ना, पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, इट्स अ हिस्ट्री क्वेश्चन, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, तो उसके ज्योग्राफिकल रीजंस है ना। जैसे आप देखोगे नॉर्थ में हमारे माउंटेन्स है, नीचे हमारे इधर आप देखोगे अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है ना। तो एक जो जगह बस्ती थी जो पाकिस्तान वाली साइड से जो है सारे अटैक्स होते थे, ठीक है, जो एक खाइबर पास वगैरह जो एरिया है, यहाँ पे जो कुछ पासेस वगैरह होते थे, है ना, कुछ दर्रे जो होते थे, वहां से हमारे सारे अटैक्स हुए हैं। क्यों, क्योंकि भाई उनका जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो उधर से ही सूटेबल अटैक करने के लिए। तो इसलिए सारे जो युद्ध हैं वो कहां हुए, पानीपत में हुए। पानीपत जो एरिया है बेसिकली वो बहुत बड़ा प्लेन एरिया है, वहां पे युद्ध करने में, बैटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे के सारे जो रीजंस हैं वो ज्योग्राफिकल रीजंस है, ठीक है ना। और कहने को तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, अदर डिसिप्लिन के साथ भी, अदर सब्जेक्ट के साथ भी जो है इस सब्जेक्ट को आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। तो ज्योग्राफी की हम बात करें तो भाई एक इंटीग्रेटिव है ना, और एक इंपेरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना अभी, वो रियल लाइफ में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ किताबी ज्ञान दे रखा है आपको। जो भी ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ह्यूमन के एस्पेक्ट से पढ़ो, चाहे वो आप फिजिकल एस्पेक्ट से पढ़ो, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो हो रही हैं चीजें, और तभी वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए, द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फिनोमेना which varies over the space and time can be studied geography। अब यहां पे आपको याद होगा क्लास 11th में हमने चैप्टर जो पढ़ा था, ये चैप्टर का बार बार नाम आएगा क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था जिसमें बता दिया गया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी को हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और पूरी क्लास 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहां पे हमने एक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी हमने कि भाई जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी ओवर स्पेस और टाइम, तो स्पेस की हम बात करें, टाइम की हम बात करें, दोनों का बहुत ही कनेक्ट, मतलब क्लोज रिलेशन है। कि स्पेस का मतलब हो गया कि भाई जैसे जैसे जगह चेंज होगी वहां की ज्योग्राफी जो है वो चेंज होगी, है ना। जब ज्योग्राफी चेंज होगी तो वहां का कल्चर भी चेंज हो जाएगा। आपको क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था कि भाई अगर मैं बात करूं किसी भी जगह की ज्योग्राफी की, तो वहां का जो कल्चर जो होता है ना, वो वहां की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, है ना, वहां पे हिमालयाज है, हिमालयाज जो है, अब वहां पे जो लोग हैं वो क्या हाफ टी शर्ट पहन के रहते होंगे क्या, निककर हाफ टी शर्ट में रहते हैं क्या? भाई वहां पे तो आप देखोगे, नॉर्थ कश्मीर में चले जाओ या फिर आप लद्दाख में चले जाओ, है ना, या फिर आप इवन ये नेपाल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पे लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। वहीं अगर साउथ इंडिया में जाओगे नीचे, तो वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहां पे आप देखोगे सफेद शर्ट और वो लुंगी वगैरह पहनते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, सफेद शर्ट में गर्मी नहीं लगती।
तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये क्या चीज है? तो ये वैसे तो उनके कल्चर का पार्ट है भाई, मोटे कपड़े पहनना उनके कल्चर का पार्ट है, सफेद शर्ट और लुंगी पहनना उनके कल्चर का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है ना, ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। सोच के देखो ना, वहां पे आपको व्हाइट शर्ट और जो ये जो लुंगी होती है, जो साउथ इंडिया के कल्चर का पार्ट है, ये आपको नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। चले जाओ आप कहीं भी, है ना, यूपी तक में कोई नहीं आपको मिलेगा पहनते हुए। क्लियर हुआ ना? तो ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भाई कहीं किसी भी जगह का अगर वहां का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है वहां की ज्योग्राफी की वजह से। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें तो यहां पे हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी जो है ओवर स्पेस और टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग और स्पेस के अकॉर्डिंग। यानी कि स्पेस का मतलब यहां पे क्या है? स्पेस का मतलब है जगह। जैसे जैसे जगह चेंज होगी, स्पेस चेंज होगा, वैसे वैसे वहां की ज्योग्राफी चेंज होगी और वहां का कल्चर, वहां के लोग भी अलग होंगे, है ना। और टाइम की बात है, टाइम का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, टेम्पोरल सिंथेसिस के बारे में हमने बात की थी ना, याद करो, टेम्पोरल सिंथेसिस के बारे में हमने बात की थी। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि टाइम के अकॉर्डिंग भी क्या हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग भी ह्यूमंस चेंज हुए हैं। देखो टाइम के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी तो चेंज हुई है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं 2000 साल की, तो 2000 साल में ज्योग्राफी तो ज्यादा चेंज नहीं हुई। ज्योग्राफी कहां चेंज हुई है भाई? 2000 साल में माउंटेन्स भी वैसे थे। अब भाई माउंटेन्स को बनने में 40-50 मिलियन ईयर्स लग गए, है ना, पूरी अर्थ को बनने में बिलियंस ऑफ ईयर लग गए। ठीक है ना? तो टाइम तो ये वाले टाइम की हम बात नहीं कर रहे, हम ह्यूमंस के रिलेशन में बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के परस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि भाई ह्यूमंस की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, टोटल मोटे मोटे हिस्ट्री की हम बात करें तो 2-2.5 साल का डेटा है हमारे पास, है ना, ज्यादा डेटा नहीं है। इवन हमारे पास जो डेटा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं टोटल हम अपनी हिस्ट्री की बात करें तो 2 या 2.5 साल का डेटा है हमारे पास। अब उसके अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन ह्यूमंस बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। पहले ह्यूमंस कैसे थे? प्रिमिटिव थे भाई, है ना, खेती करते थे। पहले ह्यूमंस ने क्या किया? पहले ह्यूमंस ने अपने आप को ढालने की कोशिश की नेचर के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ओवर द टाइम भाई यहाँ पे जो ह्यूमंस थे उनका इवॉल्वन शुरू हुआ, है ना, और उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया भाई, उन्होंने नेचर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। पहले क्या था? पहले हम नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो हम अगर 2-2.5 साल की बात करें तो ज्योग्राफी की हम बात नहीं कर रहे, फिजिकल एनवायरमेंट की हम बात नहीं कर रहे। फिजिकल एनवायरमेंट में क्या ही चेंज आएगा भाई? 2000 साल में पहाड़ वैसे थे, अब भी वैसे हैं, तब भी वैसे थे। 2000 साल में क्या ही माइनर चेंज आया होगा। लेकिन मैं ह्यूमन के हिसाब से बात करूं, ह्यूमंस के हिसाब से बात करूं, तो सोच के देखो पिछले 2000 साल में ह्यूमंस ने खुद को कितना ज्यादा इवॉल्व किया है। समझ में आ गया? तो देखो यहां पे सिंपल सा मतलब है, ज्योग्राफी जो है ओवर द स्पेस ओवर द टाइम बदलती रहती है। और मैं यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब से हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी की ही बात करेंगे। फिजिकल एनवायरमेंट तो हमने पढ़ लिया, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में तो हमने क्लास 11th में ही पढ़ लिया है। लेकिन हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, आप हर चीज को विजुलाइज करो। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, अपनी जो भी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ थ्योरी, नाम की थ्योरी है। अगर आप थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। जो भी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल हो रही हैं कहीं ना कहीं, और जो चीजें हो रही हैं उनको ही किताब में लिख दिया है, सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आई होप आपको इतना बड़ा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो अब इस चैप्टर में देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम क्या क्या चीजें जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और ज्यादा डीप में जाऊंगा भी नहीं मैं। ठीक है, सिर्फ आपको देखो, मेरे को पता है ये चैप्टर आपको बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आपको देखो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी कि आगे जो चैप्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे। अब आपको ना क्लास 11th में थोड़ी साइंस वाली फील आती होगी। क्लास 11th में जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आपने बात की, तो ये सारी चीजें पढ़ के आपको ऐसा लगता होगा भाई क्या ही क्यों ही आर्ट्स लिए हमने, सच्चा तो साइंस ही ले लेते, क्योंकि पूरी फिजिक्स वाली फील आ जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, पूरी साइंस आ गई है। लेकिन अब जो है ना आपको प्रॉपर जो है आर्ट्स वाली फील आनी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आप एज सच कुछ पढ़ने वाले नहीं हो। अगर आपको भी पता होगा भाई, क्लास 11th और क्लास 12th की अगर आप ज्योग्राफी को कंपेयर करोगे ना, तो क्लास 11th की ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ है, वो है ना, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू द क्लास 12th ज्योग्राफी। क्योंकि क्लास 12th में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन का जैसे इवॉल्वमेंस हुआ है ना, पॉपुलेशन के टर्म में, हर चीज के, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीजों के बारे में हम जो है क्लास 12th की हम ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशली सर इस चैप्टर के बारे में बात करो, आप तब से घुमाए जा रहे हो क्लास 11th की बात करो। बेटा देखो इसलिए बता रहा हूं मैं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा समझो। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि आप सीयूईटी में आ चुके हो। ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम मतलब सीयूईटी का एग्जाम दोगे और एग्जाम के बाद आप अच्छा कॉलेज लोगे। ठीक है, क्लास 12th भी मैं ये सोच के चल रहा हूं कि देखो क्लास 12th तो आपकी क्रॉस हो ही गई है। क्लास 12th के बच्चों के एग्जाम होंगे, वो एग्जाम देंगे, उसके बाद आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे, उसके बाद आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब यहां पे ना प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का माइंडसेट वही रहता है। क्या बच्चों का माइंडसेट क्या रहता है कि यार ये बोर्ड्स वाले एग्जाम है, बोर्ड्स की तरह ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। सोच के देखो ना, 15-20 लाख बच्चा टेस्ट देगा, है ना, और उसमें लिमिटेड कुछ अच्छे कॉलेजेस की हम बात करें, जो टॉप ड्यू के कॉलेजेस हैं, या फिर बीएचयू ले लो, कोई भी अच्छा कॉलेज ले लो, है ना, वो सारी जो कॉलेजेस होते हैं उनकी सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं बेटा। और जब आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। मैं कहता हूं आपकी 95% भी आ जाती है ना क्लास 12th में, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम अलग होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना, थोड़ा सा चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अभी तक 12th में शायद रट के पास भी हो जाओ, शायद पास हो जाओ, लेकिन सीयूईटी में ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो भाई देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, हम थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में क्या क्या थोड़ा सा और हम यहाँ पे डीप में जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो मैंने थोड़ा कनेक्ट करवाया था आपको पिछले चैप्टर से, अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब फिर हम बात करेंगे भाई ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, क्या एक्चुअल में क्या हम पढ़ते हैं, नेचर किस टाइप का नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं, एक तो होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और दूसरा होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये दोनों अलग अलग टर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब होता है, मतलब हम आए इस नेचर में, है ना। मैंने क्या बोला क्लास 11th में, आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा था कि भाई ये पूरी स्टेज है ना, हमारी जो अर्थ है पूरी स्टेज है और हम ह्यूमंस जो है वो इस पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी को, फोर्थ जो टॉपिक हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी को, हम टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, टाइम इन विद रिलेशन ऑफ टाइम, है ना। टाइम के रिलेशन में पढ़ेंगे भाई, विद द टाइम ये चीजें कैसे इवॉल्व हुई हैं, है ना, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई। एक प्रिमिटिव ह्यूमंस थे और आज के जो ह्यूमंस हैं, है ना, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच का जो टाइम है, उसके बारे में जो हम इसमें बात करेंगे, कॉरिडोर ऑफ टाइम, थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, फील्ड्स और सब फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, सब फील्ड्स होते हैं। ये तो आपने क्लास 11th में ही पढ़ा था, ठीक है। खैर चलो छोड़ो, क्लास 11th की बातें, यादें हैं, पुरानी यादें हैं सर, पिछले क्लास का याद नहीं रहता, आप क्लास 11th की बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इन सब की बात करेंगे। मैं गारंटी से कहता हूं आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो मैं समझाऊं उसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा डीप में जाके सोचना है उसको, है ना। बस आपको सुनना है, मेरे को कुछ नहीं करना। अभी किताब भी थोड़ा साइड में रख देना, बस आपको चीजें सुननी है। क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बात करें, अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली किस चीज की स्टडी करती है, किस चीज की ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी कर रही है। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है, यहां पे किसकी बात हो रही है, रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, किसके बीच में, मैन के बीच में, है ना, और जो एक अनस्टेबल अर्थ है ना। अब यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे हुआ क्या, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, है ना, बड़े बड़े जो ज्योग्राफर थे, स्कॉलर्स थे, जो थिंकर्स जो थे, फिलोसफर्स जो थे, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे वो थिंकर्स भी थे, जो सोचा करते थे भाई ये चीजें हो क्यों रही हैं, ये हम जिस अर्थ पर रह रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या है ना, क्या मिस्ट्रीज हैं इसके पीछे, है ना, एक हम ह्यूमंस का क्या रोल है इस अर्थ पे, ठीक है। तो बहुत सारे थिंकर्स आए, उसमें से एक थिंकर्स इनका नाम था एलन सी, है ना। एलन सी की हम बात करें तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला ह्यूमन ज्योग्राफी को, उन्होंने बोला कि एक रिलेशनशिप है ना, ये जो रिलेशनशिप है, अच्छा ये जो रिलेशनशिप है ये चेंज भी हो रहा है, ये रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है किसके बीच में, तो भाई ये जो मैन है, यानी कि मैन, यहाँ पे मैन की बात हो रही है, अनरेस्टिंग मैन, और यहाँ पे मैन नहीं है खाली, अनरेस्टिंग मैन। हम मैन भी अनरेस्टिंग है ना, अनरेस्टिंग का मतलब क्या है कि भैया हमने रेस्ट थोड़ा ना किया है, अगर रेस्ट किया होता तो हम अभी तक स्टोन एज में ही होते, अभी तक हम इतने इवॉल्व नहीं हुए थे। ह्यूमंस के अंदर भी बड़े वो थी, मतलब कि होता है ना, एक खुजली होती है जो थोड़ी, जो देशी भाषा में बोलते हैं, आपके देसी भाषा में यही तो बोलते हैं कि अंदर से क्यूरियोसिटी जो होती है कि भाई हमें जो है कुछ चीजें डेवलप करनी है, तभी तो हम इतना इवॉल्व हो पाए हैं। आज के टाइम पर देख लो, सोच के देखो, आपके दिमाग में कभी आया है, अगर मैं बात करूं 2000 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आज के टाइम पर जो भी आपके आसपास चीजें दिखती हैं, शायद 200 साल पहले, सिर्फ मैं 200 साल की बात कर रहा हूं, इवन 200 साल इज मोर, है ना, मैं 150 साल की अगर बात करूं, तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी आप दिखती है आपको, जो इंटरनेट हो गया, सामने कैमरा है, ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये मैं हाथ में चेंजर लेके, मेरे को चेंज भी नहीं करना पड़ रहा, बटन दबाओ चेंज हो जाता है, सामने टीवी लगी हुई है ना, आपके घर में एसी लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है। अगर मैं आज से 200 साल पहले की बात करूं ना, कुछ भी नहीं था। हम ह्यूमंस ने 200 सालों में कितना इवॉल्व किया है, कितना इवॉल्व किया है, सोच के देखो। लोग कहते हैं एलियंस होते नहीं है भाई, अरे भाई कोई दूसरे गैलेक्सी में एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जो हमसे 1000 साल आगे होगी, है ना, वो शायद इस पृथ्वी पर रह रहे होंगे, है ना लेकिन हमें पता भी नहीं है, सोच के देखो जरा, है ना। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि अनरेस्टिंग मैन। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये मैन है, विमेन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो बेटा देखो, स्टार्टिंग से हमारी जो सोसाइटी रही है थोड़ा सा कैसी रही है, तो यहाँ पे मैन में ना, मैन विमेन दोनों को, सबको इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। मैन और विमेन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मेल सेंट्रिक सोसाइटी रही है ना हमारी थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, है ना, मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी, सो बेसिकली आप बोल सकते हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप मैन और विमेन दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे जो शब्द एम्फसाइज करने वाला है वो है अनरेस्टिंग। अनरेस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई हमने जो है टाइम, हम बैठे नहीं रहे, है ना, हमने कुछ ना कुछ किया है भाई। पहले हमने क्या था, जब हम बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव थे, तो हमने नेचर को देखा, और भाई नेचर के हिसाब से हमें जो है ढालना पड़ा अपने आप को। क्यों, क्योंकि अगर नहीं डालते तो मर जाते, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जो आज देख रहे हो ना होमो सेपियंस, सर्वाइव क्यों करें, क्योंकि हमने जो है नेचर के हिसाब से अपने आप को जो है इवॉल्व करना शुरू किया, पहली चीज हो गई। लेकिन हम शांत नहीं बैठे, फिर धीरे 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 जब
चीजों का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवॉल्वेंस हुआ, तो हमने क्या किया भाई, हमने जो है नेचर को भी अपने हिसाब से बदलना शुरू कर लिया, है ना। तो ये जो इवॉल्वेंस देख रहे हो ना, तो ये क्यों है, क्योंकि अनरेस्टिंग मैन, हमने भाई रेस्ट नहीं किया भाई, है ना। हमने अच्छे से क्या किया, हमने जो अच्छे से जो है चीजों को एनालाइज किया, है ना, समझा नेचर को, उसके बाद जो है हमने अपने आप को और इवॉल्व करना शुरू किया, और इस तरह से इवॉल्व कर दिया कि हम आज नेचर को अपने हिसाब से इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और यहां पे बात हो रही है अनस्टेबल अर्थ, और भाई हमारी अर्थ भी अनस्टेबल नहीं है ना भाई। सोच के देखो, आज से जो 10,000 साल पहले चीजें दिखती थी आपको, 10 लाख साल पहले चीजें दिखती थी, है ना, और आज जो चीजें दिखती हैं वो एक जैसी होंगी, नहीं होंगी ना। आपने देखा बहुत सारी जो चीजें हैं वो आई हैं, जैसे आइस एज आया था, आइस एज में क्या हुआ था, पूरी पृथ्वी पर, पूरी आधी से ज्यादा पृथ्वी जो थी वहां पे पूरी स्नो इकट्ठा हो गई थी, है ना, जमा हो गई थी, पूरा आइस एज बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजों की बात करें, हम जुरासिक टाइम पीरियड की हम बात करें, तो जुरासिक टाइम पीरियड से अब तक की हम बात करें, तो भाई अर्थ भी हमारी इवॉल्व हुई है ना, अर्थ भी स्टेबल नहीं है, अर्थ भी इवॉल्व हुई है। क्लियर हुआ ना। तो इनके बीच में ये जो रिलेशनशिप हो रही है, मतलब जो भी रिलेशनशिप चेंज हो रही है अभी के बीच में और हमारे बीच में और नेचर के बीच में, जो भी रिलेशनशिप आ रही है, चेंज हो रही है ना, वो हम क्या पढ़ते हैं, वो हम किसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सी अगर मैं भाषा में बात करूं तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, कि भाई जो ह्यूमंस है और जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, इनके बीच में जो भी रिलेशन है, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो हम किसमें पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। समझ में आ गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ना, है ना। तो भाई देखो, यहां पे हम बात हो रही है किसकी, सिंथेसिस हैज बीन एम्फेसिस इन द अबव डेफिनेशन। तो भाई यहां पे सिंथेसिस की बात हो रही है, आपने देखा होगा किसकी बात हो रही है, सिंथेसिस की। मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस का मतलब क्या था बेसिकली, तो यहां पे हम देखो दो सिंथेसिस थी, एक तो टेम्पोरल सिंथेसिस थी, एक तो सिंथेसिस का नाम था ये हमारा स्पेस वाला सिंथेसिस, स्पेस सिंथेसिस, स्पेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग जो चीजें जो है चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, स्पेस आगे बढ़ा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको उसके हिसाब से जो है ह्यूमंस और नेचर के जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहे हैं, है ना। तो उसके रिलेशन में एलन साहब ने बोल दिया कि भाई जो ये अनरेस्टिंग मैन है और जो अनस्टेबल अर्थ है ना, ये इनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उस रिलेशनशिप को स्टडी जब हम करते हैं, जो भी उनके रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जब उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो है बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोल देते हैं। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे का टॉपिक जो है पढ़ना जो है शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे का टॉपिक जो है पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो यहां पर एलन साहब ने जो डेफिनेशन दी, इसमें किस चीज पे एम्फेसाइज किया इन्होंने, सिंथेसिस पे। अब सिंथेसिस का सिंपल सा मतलब अगर आपको समझ में ना आया हो, तो देखो जब होता क्या है, देखो जैसे हमने स्पेस के बारे में बात की थी, टाइम के बारे में बात की थी, है ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं, है ना, अलग अलग आइडियाज हैं, उनको हम जब कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब क्या है, कि हम भाई एक तो हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और एक तो हम अनस्टेबल अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इनका जो रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, ओवर द स्पेस, है ना, उसकी जो स्टडी है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो यहां पे किस पे फोकस किया जा रहा है, सिंथेसिस पे, है ना, सिंथेसिस पे, ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम। क्लियर हुआ, सिंथेसिस का मतलब क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ। जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जब उनको हम कंबाइन कर देते हैं, उसको हम सिंथेसिस बोल देते हैं। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे इनकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली है, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हाँ, एक इनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पॉल विडाल के बारे में बात करें, इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड द इनहैबिटेड। मतलब क्लियर हुआ, यहां पे किसकी बात की, यहां पे इन्होंने मोर सिंथेटिक नॉलेज के बारे में बात की है ना। जो भी हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, जो हमारे फिजिकल लॉज हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, जो हम इंसानों को गवर्न कर रहे हैं, है ना। तो देखो यहां पे कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ। तो जो ये जितने भी फिजिकल लॉज जो है, अब जैसे फिजिकल लॉज की हम बात करें, है ना, जैसे जो भी लॉज है, जैसे हम बात करें फ्रिक्शन, है ना, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। फ्रिक्शन, जैसे आप हाथ रगड़ते हो तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है नहीं होता, ये बताओ, फ्रिक्शन होता है ना। इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन से कोई भी दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें से हीट जनरेट होने लगती है। जैसे हम फ्रिक्शन से बात करें, फ्रिक्शन से हमने आग जलाना सीखी, जैसे दो पत्थर से दो पत्थर टकराए, है ना, पत्थर से जब पत्थर टकराए तो उससे चिंगारी निकली और आग लग गई, और ऐसे जो बताते हैं कि ऐसे ही बताते हैं कि फायर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अब ये सब क्या है, फिजिकल लॉज है। जैसे डीएनए के बारे में हम बात करें, है ना, एरोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करें, तो ये सब क्या है भाई, ये हमारे हमने पहले
इंसान इस जमीन पर आए, इंसान जब इस जमीन पर आए तो इन्होंने पहले इस जो नेचर है इसके लॉज को समझना शुरू किया, है ना। अब इसके जो फिजिकल लॉज जो है उनको समझना शुरू किया और फिर अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी, ठीक है ना। कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग व्हिच इनहैबिटेड। मतलब एक तो भाई ये जो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं भाई, ये जो हमारे फिजिकल लॉज हैं इनकी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है सर। फिर क्या कर रहे हैं भाई, हम पहले देखो जैसे हमें कुछ चाहिए नेचर से, हमें कुछ नेचर से चाहिए तो हम पहले उसको स्टडी करते हैं ना, उसके लॉस को स्टडी करते हैं ना। जैसे आप सोच के देखो जो भी हम बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाते हैं, है ना। अब डैम्स वगैरह हम बनाना तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे पूरी साइंस है ना। पहले हमने पूरे रिवर के फ्लो को समझा भाई, रिवर कैसे कैसे फ्लो करती है, उसका नेचर क्या है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले वो जो फिजिकल लॉज जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा एक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है क्या किया हमने, उसके बाद जो अपने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, ये चीज ऐसे होती है, अगर ये चीज ऐसे होती है तो फिर क्या होगा, ये चीज ऐसे हम करना सीख गए कि भाई फ्रिक्शन होता है, मतलब दो चीज आपस में जब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करती हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। तो इससे हमने क्या सीखा कि यार इससे तो फिर हम आग भी लगा सकते हैं, है ना, आग लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो ना, फायर का इन्वेंशन हो गया। तो ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। तो ये जो रिलेशन है ना, किसमें भाई, जो लिविंग बीइंग है, यानी कि हम लोग जो है, एनिमल्स जो है, उन्होंने क्या किया, इस पूरे फिजिकल एनवायरनमेंट में इनहैबिट करना शुरू किया, है ना। प्लस उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उस फिजिकल लॉस को जो है समझना भी शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया। तो ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो फिजिकल एनवायरनमेंट के सॉरी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो है, ये सारी जो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ ना। पॉल विडाल डे के बारे में बात करें, किसके, पॉल विडाल के बारे में। क्लियर हुआ, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, अच्छा आगे हम बात करें, देखो यहां पे प्रॉपर फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट। सुनो यहाँ पे स्पैटियल की हम बात करें, स्पैटियल का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैटियल। स्पैटियल मतलब होता है ओवर द स्पेस, ओवर द स्पेस जो भी चेंजेस आए। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला गया, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये तो एक चीज हो गई कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही है ना। अब आ जाओ यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किसके बारे में बात कर रही है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। रिलेशनशिप किसका है भाई, तो यहाँ पर जो फिजिकल और नेचुरल, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है, इसके बीच में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ओवर द स्पेस ओवर द टाइम, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको, वो जो फिनोमेना हो रही है उसकी स्टडी कौन करता है भाई, उसकी स्टडी हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी करता है ना। द सोशल इकोनॉमिक, और ये चेंजेस सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ ये ओवर द स्पेस नहीं होते, ओवर द स्पेस ओवर द टाइम, है ना। सोशल चेंजेस जो आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, है ना, तो अलग अलग दुनिया में अलग अलग हिस्सों में ओवर द स्पेस, है ना, ओवर द स्पेस मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहां की फिजिकल एनवायरनमेंट जो था, फिजिकल ज्योग्राफी थी, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो भाई इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस। क्लियर हुआ ना। जैसे हम बात करें पॉलिटिकल चेंज का, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो हमारा यूपी जो है और जो उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड, वो पहले एक ही थे, पहले वो यूपी ही माना जाता था। अब जो 2000 के बाद क्या हुआ था, 2000, हाँ ईयर 2000 में शायद क्या हुआ कि यूके जो है अलग निकल गया, यानी कि उत्तराखंड जो है वो अलग आ गया और यूपी अलग आ गया, डिवाइड हो गया, मतलब डिवीजन हो गया। पहले यूपी हुआ करता था, यूपी का पहले उत्तराखंड वाज द पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है। अब क्या है, उत्तराखंड अलग है, यूपी अलग है। अब ये डिवाइड जो हुए थे, मतलब जो यूपी और उत्तराखंड जो आज आपको अलग अलग दिखते हैं, आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा। तो यहाँ पे दो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताई जाती है। पहली जो चीज है वो बताई जाती है वहां का जो आप बोल सकते हो जो वहां का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अलग है ना। जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी प्लेन्स में आता है भाई, है ना। यूपी जो एक हमारे नदन प्लेन्स का पार्ट है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड प्रॉपर हिली एरिया है। तो वहां का कल्चर, वहां के जो लोग हैं वो अलग हैं, हमारे यूपी के लोग अलग हैं। और एक तो बहुत बड़ा एरिया था भाई, यूपी और यूके हम मिला दे तो बहुत, यूपी ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अभी आप सुनोगे थोड़ा सा करंट अफेयर में जाओगे तो यूपी को डिवाइड करने की बात हो रही है कि यूपी को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लेकिन अब अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो उस टाइम यूके भी हमारा पार्ट था, उत्तराखंड भी हमारा पार्ट था। तो गवर्न करने में प्रॉब्लम हो रही थी, दोनों की ज्योग्राफी अलग है, दोनों के कल्चर अलग है। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि उत्तराखंड नाम का एक अलग स्टेट निकल आता है। समझ में आ गया। आप कहने को क्या, ये कहने को तो ये पूरा पॉलिटिकल चेंज है ना। उत्तराखंड अलग निकल गया, यूपी अलग बन गया। ये क्या है, पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है ये। लेकिन हम पढ़ किस में रहे हैं, हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पूरा डायरेक्ट कनेक्शन था ज्योग्राफी के साथ में, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में जो है कनेक्ट कर लिया करो, कनेक्ट कर लिया करो, है ना। क्लियर हुआ ना, फटाफट से बताओ हाँ या ना, जल्दी से। क्लियर हुआ। चलिए जैसे हम बात करें इकोनॉमिक की, है ना। अब इकोनॉमिक डिफरेंसेस की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, है ना। ह्यूमन जो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे कनेक्टेड है। अब सोच के देखो, कोई भी राज्य जो है ना, कोई भी राज्य जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे पैसा है, कहीं पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ गोवा का, गोवा का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप गोवा में आप जाओगे तो गोवा में पर कैपिटा इनकम जो है इट्स वेरी हाई,
क्यों? क्योंकि भाई वहां पे जो उसकी जो ज्योग्राफी है ना गोवा की, बहुत सुंदर है भाई, बीचेस वगैरह है प्रॉपर। और जैसे मैं बात करूं कोई कोई एरिया देखना, आप झारखंड की मैं बात कर लूं, है ना, चलो झारखंड और बिहार की बात कर लेते हैं। अब एक टाइम पर झारखंड जो था और बिहार जो था, वो दोनों एक ही स्टेट थे। झारखंड और बिहार एक ही स्टेट हुआ करते थे। आज के टाइम पर बिहार अलग है, झारखंड अलग है। पहले वो बिहार में ही आता था। अब झारखंड देखना, झारखंड थोड़ा सा ज्यादा तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि झारखंड के पास क्या है, झारखंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज है भाई, मिनरल रिसोर्सेज है उसके पास, है ना, कोल वगैरह, आयरन वगैरह सब उधर ही तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बिहार के पास कुछ है ही नहीं, तो बिहार अभी भी डेवलप नहीं कर पा रहा, है ना, बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो पूरा ज्योग्राफी है ना। अब भाई झारखंड की ज्योग्राफी ऐसी है कि भाई वहां पे आपको बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब बिहार के पास कुछ है नहीं। अब कहने को तो ये इकोनॉमिक में आ गया, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा भाई कि बिहार जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर रहा। अब उसके पीछे अगर आप रीजन देखोगे, वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल रीजन निकलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये सब कनेक्शन है ना, ये सब चीजें जो है कनेक्टेड है भाई। वहां पे अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहां के जो ह्यूमंस होंगे वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। अब आ गया ये देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया, समझ में आ गया ना? तो देखो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो होती है वो हर एक एस्पेक्ट को जो है अफेक्ट करती है। क्लियर हुआ? तो भाई अलग अलग पार्ट में, अलग अलग ओवर द स्पेस, ओवर द टाइम जो है चीजें चेंज होती हैं, रिलेशनशिप चेंज होते हैं ह्यूमंस के बीच में और फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में, और इनकी स्टडी करना ही जो है किसका पार्ट है भाई, हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो है पार्ट है। क्लियर हुआ? फटाफट से बता, जल्दी से बता दो। आई होप आपको क्लियर चीजें हो गई होंगी। अब ये जो माइंड मैप है ना, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं पूरा समराइज करूं, है ना, ये आखिरी में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। काफी टाइम लगा दिया मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट हाँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखो, ध्यान से देखो फटाफट से। कनेक्ट टू द क्लास 11 चैप्टर। आपने सबसे पहले मैंने क्या करवाया आपको? सबसे पहले मैंने पहले चैप्टर से कनेक्ट करवाया कि भाई वहां पर हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कुछ ग्लिम्स लिए थे, है ना, और वहां पे टीचर ने आपको बोला होगा कि क्लास 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे। ठीक है, लेकिन क्लास 11th की हम बात करें तो पूरी क्लास 11th में हमने इंडिया के बारे में जाना, पूरे वर्ल्ड के बारे में जाना, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट में जाना, ह्यूमन एस्पेक्ट में नहीं जाना। लेकिन यहां पे ये बोला जाता है कि ह्यूमंस को आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमंस को अलग करके ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो तो वो एक सही तरीका नहीं है। आपको ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि भाई हम एक स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, जब स्टेज पे कोई परफॉर्म ही नहीं करेगा तो उसको आप स्टेज कैसे बोलोगे? तो ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना, क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पे हमने सबसे पहले किसकी बात की? ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की बात की। उसके बाद हमने बात की कि भाई हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है क्या है, एक स्टेज है ना, और जो ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, ह्यूमन सोसाइटी जो है इसने क्या किया भाई, उसने अपना एक ड्रामा परफॉर्म किया है। जैसे आप बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं वो स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म करते हैं, वैसे हम ह्यूमंस जो हैं वो इस फिजिकल एनवायरनमेंट में, इस अर्थ पे, मदर अर्थ पे हम अपना ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। हमने क्या किया भाई, हमने अपने आप को इवॉल्व किया, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्किल्स हमने अपने आप को इवॉल्व किया, और उन स्किल्स की हेल्प से जो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप कर ली, और हमने क्या किया भाई, हमने जो है नेचर को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर लिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं भाई, ये जो एस्पेक्ट है, हम ह्यूमंस का एस्पेक्ट और फिजिकल एनवायरनमेंट और आप बोल सकते हो ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, इसके बीच का जो रिलेशन है और जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसी के बारे में हम कहां पढ़ रहे हैं? इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। सिंपल सी बात है ना। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक चीज के बारे में। अच्छा, ये क्लास 11th में आपने ये भी पढ़ा होगा, डुअलिज्म, है ना, डुअलिज्म, द्वंद्ववाद बोलते हैं इसको हिंदी में। अच्छा, डुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई एक टॉपिक है, डुअलिज्म का मैं सिंपल सा मतलब बताऊं, कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक फील्ड है, उसमें एक पर्सन कुछ और बात बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और बात बोल रहा होता है ना, एक चीज पे अलग अलग वो अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए। एक चीज मतलब एक कोई सेम टॉपिक है, उस सेम टॉपिक पे एक इंसान कोई और बात बोल रहा है, एक इंसान कोई और बात बोल रहा है, तो उसे हम द्वंद्ववाद बोल देते हैं, है ना, उसे डुअलिज्म बोल देते हैं। डुअलिज्म मतलब दो, है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं या फिर ओवरऑल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे देखने के, है ना, अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। जैसे हम बात करें, एक कोई बोलता है कि भाई लॉ मेकिंग, है ना, थ्योराइजिंग, जैसे हम बोलते हैं नोमोथेटिक। अच्छा, नोमोथेटिक क्या होता है कि हम किसी भी चीज की क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, डिटेल में जाके उसको हम साइंटिफिक एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो भाई कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो ज्योग्राफी है ना, इसको हमें साइंटिफिक टर्म में पढ़ना चाहिए, है ना, एकदम जो फैक्ट्स के साथ में, जो होता है ना, प्रिंसिपल्स के साथ में। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं नोमोथेटिक, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं ये जो है एक डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब आइडियोग्राफिक, मतलब यहां पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या एक डिस्क्रिप्टिव है, पूरा एक डिटेल में हम जिसको पढ़ रहे हैं, होता है ना एक पूरे जो जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हम अलग चीजों की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है भाई, नोमोथेटिक में हम थोड़ा सा साइंटिफिकली चले जाते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चले जाते हैं थोड़ा सा। क्लियर हुआ? और यहां पर हम जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं किसके बारे में, ह्यूमंस के बारे में। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना?
है ना। तो यहाँ पे हम किसके नेचुरल लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जैसे ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई रीजनल टर्म, कुछ लोग ज्योग्राफी को या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को भाई रीजनल पढ़ते हैं और सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच से पढ़ते हैं, कुछ सिस्टमैटिक अप्रोच से। अच्छा, ये रीजनल अप्रोच क्या है कि भाई आपने किसी भी रीजन को उठा लिया और वहां पर जो है किसी हर एक एस्पेक्ट को आपने पढ़ा, है ना। आपने किसी रीजन को उठाया, किसी पर्टिकुलर रीजन को, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में यूपी को उठा लिया और यूपी में आपने हर एक एस्पेक्ट को पॉपुलेशन वाइज, है ना, पॉलिटिकल वाइज, तो हर एक ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को ह्यूमन के एस्पेक्ट से पढ़ा आपने। दूसरी चीज क्या है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है भाई, सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है कि आप पूरे दुनिया को ले रहे हो, उसमें कोई भी एक टॉपिक पर बात कर रहे हो आप, है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई रीजनल अप्रोच ठीक रहती है, कुछ लोग कहते हैं भाई सिस्टमैटिक अप्रोच सही रहती है, कि पूरी वर्ल्ड को आपने ले लिया एज अ होल और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप किसी भी एक टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। जैसे आपने क्लाइमेट ले लिया कि भाई पूरी दुनिया की क्लाइमेट पे हम जो है फोकस करने वाले हैं। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन को लेते हो, फिर वहां पे हर एक एस्पेक्ट में जो आप रिसर्च करनी शुरू करते हो। तो ये चीजें हो गई, है ना। अच्छा, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम बात करें इंटरप्रिटेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू द हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन अप्रोच। तो भाई यहां पे हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम ज्योग्राफी को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ने लगते हैं। तो देखो ये क्या है, बेसिकली ये अलग अलग अप्रोचेज हैं, ये अलग अलग अप्रोचेज हैं, और इन अप्रोचेस को जो हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। कि भाई देखो कोई इस अप्रोच से पढ़ रहा है, कोई इस अप्रोच से पढ़ रहा है, तो यहां पे सही कौन सी अप्रोच है, किस अप्रोच को हम जो है सही बताते हैं, कौन सी अप्रोच जो है जो बिल्कुल सही अप्रोच मानी जाती है। तो इसमें यहां पे वो बात हो रही है कि कौन सी जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल सही होती है, ठीक है ना। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करें, देखो डायकोटोमी बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन, बिकॉज नेचर एंड ह्यूमंस आर इनसेपरेबल एलिमेंट। अब यहां पे ये बोला गया कि देखो आप चाहे किसी भी अप्रोच से पढ़ो, आप चाहे साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहे हो, चाहे आप रीजनल अप्रोच से पढ़ो, चाहे सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ो, लेकिन आप ये बात याद रखना कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो एक बात याद रखना कि भाई ह्यूमंस को जो है आप सेपरेट नहीं कर सकते ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से। मतलब जब आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ह्यूमंस को इवॉल्व करना पड़ेगा, ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना, इवॉल्व नहीं सॉरी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिना ह्यूमंस के आप ज्योग्राफी को पढ़ ही नहीं सकते। और अगर ये पढ़ रहे हो तो ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो यहां पे सिंपल सा बोला कि भाई पहले क्या था, पहले डुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, सब पहले अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं, खाली फिजिकल एनवायरनमेंट को, है ना। उन्होंने ह्यूमंस को इंक्लूड नहीं किया। अब कुछ लोग आए बोलते हैं भाई हमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर कुछ आए उन्होंने बोला कि ना ना हमें कंप्लीटली फिजिकल एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहिए, ना हमें कंप्लीटली ह्यूमंस को पढ़ना चाहिए, हमें जो है दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए, है ना। दोनों को अलग नहीं करना चाहिए, दोनों ही एक ही का पार्ट है भाई। हम जो है हम नेचर के साथ इवॉल्व हुए हैं, तो नेचर हमारा हिस्सा हुआ और हमारा हिस्सा जो है नेचर है भाई, और नेचर भी हमारा हिस्सा है। तो देखो दोनों जो है इवॉल्व साथ साथ हुए हैं भाई, है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा पहले इवॉल्व होना शुरू हो गया, बहुत पहले से, है ना। हम ह्यूमंस ने थोड़ा बाद में जो इवॉल्व होना शुरू हुआ, हम अभी 2-2.5-3 हजार साल 10,000 साल से इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम नेचर की बात करें, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, ये तो बहुत पहले से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन हम इससे अलग नहीं है, ठीक है। ये हमसे ही निकला है ना। हम नेचर से ही निकले हैं और नेचर हम में बसा हुआ है। समझो थोड़ा सा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ना, फटाफट से बताओ। इतनी सारी जो चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, और सूख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, पूरी लाइव वाली फील दे रहा हूँ देखो तुम्हें, है ना। एज अ रिकॉर्डर में होता है, पूरी लाइव वाली फील दे रहा हूँ ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट का मतलब समझ गए आप, ठीक है ना। सो डायकोटोमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन, फिजिकल एंड ह्यूमन इन नॉट अ वेरी वैलिड। अब सुनो, डायकोटोमी डायकोटोमी का मतलब जानते हो ना। डायकोटोमी का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो दो ग्रुप अलग अलग बातें बोल रहे हैं, एक कुछ और बोल रहा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, उसको हम डायकोटोमी बोल देते हैं, है ना। अब यहां पे बोला गया भाई ये जो डायकोटोमी है ना, कि भाई कुछ और आप ये कुछ आप सिर्फ फिजिकल के बारे में बात कर रहे हो, आप सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हो, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है क्या है, ये इनसेपरेबल एलिमेंट है, इनको आप सेपरेट ही नहीं कर सकते, ये दोनों को आप जोड़कर ही पढ़ोगे, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफोर्स यूजिंग द सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। अब सुनो यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, आपके एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है कि हम कई सारे मेटाफोर्स को यूज करते हैं, है ना। जैसे हम कई सारे मेटाफोर्स को यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो हर्ट ऑफ द ओशन, है ना, ओशन का दिल। अब भाई हर्ट ऑफ द ओशन का मतलब ओशन का दिल थोड़ा ना होता है, वो तो हम अलग अलग मेटाफोर्स का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया हमने नेचर के साथ इवॉल्व हुए हैं ना, हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा जीता जागता एग्जांपल क्या मिल जाता है, जो भी ह्यूमन फेनोमेना वगैरह होते हैं, ह्यूमंस वगैरह उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो अपने साथ रिलेट करके इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। हर्ट ऑफ द ओशन,
है ना। जैसे आप देखोगे आई ऑफ द वॉल्केनो, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों में हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस अपने आप को पूरा मिक्स कर लेते हैं नेचर के साथ में। ये हम अलग अलग मेटाफोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे सेपरेट हो सकते हैं, हम तो इनसेपरेबल है भाई, हमें सेपरेट कोई नहीं कर सकता, हम नेचर के साथ ही इवॉल्व हुए हैं और नेचर ही हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो हम इस चीज को जो है क्या नहीं कर सकते, हम इस चीज को सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई? फटाफट से बताओ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है। अब देखो, अब इस चैप्टर में एक पहले से मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि देखो, इस चैप्टर में ना आप वो कुछ चीजें पढ़ोगे और कुछ चीजें रिपीट होंगी, तो आप शायद इरिटेट हो सकते हो कि सर एक ही चीज बार बार बोल रहे हो अलग अलग तरीके से। तो बेटा देखो, ऐसा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन वाले चैप्टर में भी हुआ था क्लास 11th में। यहां पर एक चीज को अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इरिटेट मत होना, वही चीजें हैं, बस कहने का तरीका अलग है। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, ठीक है। अब जैसा मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी है कि भाई जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो इंटर रिलेशनशिप जो है क्या करती है, इंटर रिलेशनशिप मतलब किसके बीच की इंटर रिलेशनशिप? तो फिजिकल और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि हम इस फिजिकल एनवायरनमेंट में आए, है ना, हमने इवॉल्व करना शुरू किया, और ये जो एनवायरनमेंट था, फिजिकल एनवायरनमेंट था, इससे ही कहीं ना कहीं हमारे जो सोशियो कल्चर जो है, यानी कि जो सोसाइटी जहां पर एग्जिस्ट करती है और जहां पर कल्चर डेवलप होने लगता है, कहीं ना कहीं उस कल्चर के डेवलप होने में बहुत बड़ा रोल किसका है भाई? फिजिकल एनवायरनमेंट का रोल है ना। जो कल्चर डेवलप हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था नॉर्थ का, साउथ का, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो कल्चर डेवलप हुआ है उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या है? बेसिकली इंटर रिलेशनशिप है। तो अगर आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और ये जो सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन उसमें रोल किसका है भाई? सबसे बड़ा रोल किसका है? तो भाई हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, हेंस इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। समझ में आ गया? यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यानी कि आप इसको किसी दूसरे चीजों के साथ भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। अब ह्यूमंस आए, ह्यूमंस ने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, हमने अपने आप को जब इवॉल्व करना शुरू किया तो उसमें किसकी हेल्प ली? उन्होंने फिजिकल एनवायरनमेंट की हेल्प ली, है ना। अब इन दोनों का जो इंटर रिलेशनशिप है ना, जिससे हमने अपने कल्चर को डेवलप किया, जो सोसाइटी जो डेवलप हुई है आज, वहां उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो रिलेशन डेवलप हुए हैं, है ना, इसमें ह्यूमंस का बहुत बड़ा रोल है ना, इसमें नेचर का बहुत बड़ा रोल है। और हम क्या करते हैं, हम अलग अलग एस्पेक्ट में जो है इसको पढ़ते हैं, है ना, किसी एक चीज में नहीं पढ़ते। हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इन सारी चीजों में पढ़ते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेसिकली? इसको हमने बोल दिया इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि आप इसको अलग अलग चीजों से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। किसको भाई? ह्यूमन ज्योग्राफी को। जब भी मैं ज्योग्राफी बोलूं तो समझ जाना मैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। क्यों 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 इंटरडिसिप्लिनरी है? फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि ये इंटर रिलेशनशिप पढ़ रही है किसके बारे में? तो भाई जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट है, जो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किया गया है ना, तो इसके बीच के जो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, तो इसमें आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो साइंस हो। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इंटरडिसिप्लिनरी बोला गया है। क्लियर हुआ ना? चलिए, जैसे हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें। फिजिकल एलिमेंट्स क्या है भाई? आपको क्या दिखता है हमारे, है ना, आपको हमारे यहाँ पर, हमारे अर्थ सरफेस पे क्या क्या चीजें दिखती हैं? तो आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिख जाएंगे भाई, है ना। अलग अलग लैंडफॉर्म्स मतलब जैसे कहीं प्लेन्स हैं, कहीं कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, वो दिख जाएंगे आपको। कहीं सॉइल, कहीं अलग सॉइल है, क्लाइमेट हर जगह की अलग होती है भाई। और राजस्थान चले जाओ, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, राजस्थान चले जाओ, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग है ना। अगर आप हिमाचल में जाओगे, हिमाचल की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग है ना। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, हर जगह क्लाइमेट अलग होता है, हर जगह पानी अलग है ना। और आपको फिजिकल एलिमेंट में क्या मिल जाएगा? नेचुरल वेजिटेशन अलग है। नेचुरल वेजिटेशन जो आप देखते हो, जहां आप जा रहे हो वहां पे पेड़ पौधे वगैरह जो भी आप देख रहे हो, तो जैसे जैसे जगह चेंज होगी तो वहां का वेजिटेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो अलग अलग जो फ्लोरा फौना जो है, पेड़ पौधे, है ना, जानवर जो है, वो हर जगह आपको अलग मिलेंगे, है ना। जैसे मान चलो पोलर बियर जो है वो कहां मिलता है? वो हमारा जो अंटार्कटिका वाला जो रीजन है ना, जो हमारा जो पोलर रीजन जो है, यहाँ पर जो आपको पोलर बियर मिलते हैं। अब आप कहोगे पोलर बियर यूपी में मिल जाएगा? यूपी में नहीं मिलेगा पोलर बियर भाई, यूपी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी ज्योग्राफिकल एरिया जो है, जो उसका नेचर है, मतलब जो पोलर बियर जैसा होता है, वो सिर्फ ठंड में ही सर्वाइव कर सकता है ना। यहाँ पे तो गर्मी में मर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो पोलर बियर जहां पर रह रहा है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन उसके फेवर में है, और शायद उसको आप यूपी में ले आओगे तो वो शायद जिंदा नहीं रहेगा। क्लियर हुआ ना? या फिर उसको 16 डिग्री में बैठाना पड़ेगा एसी में, शायद उससे भी कम में, तब वो सर्वाइव कर पाएगा, वरना कर ही नहीं पाएगा सर्वाइव। क्यों? क्योंकि भाई वो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बना ही नहीं है, गर्म क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए पोलर बियर नहीं बना है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे नेचुरल एलिमेंट की बात करूं, नेचुरल एलिमेंट की मैं बात करूं, तो वो क्या है भाई? हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म, पोर्ट्स। अब ये क्या है भाई? ये ह्यूमंस ने बनाए हैं ना। ये जैसे हम बात करें
ये ह्यूमंस ने बनाए है ना, ये किसने बनाए? नेचुरल एलिमेंट जो है ये, जैसे नहीं नहीं ओके सॉरी, ये वाला देखो, ये जो है ये चीजें किसने बनाई? ह्यूमंस ने बनाई है। ह्यूमंस ने जो है ये चीजों को बनाया है ना। तो जैसे क्या हुआ भाई, ह्यूमंस ने क्या किया? ह्यूमंस ने पहले इनके साथ इंटरेक्ट किया है ना, इनके साथ, इन सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट किया। ह्यूमंस ने इन सारी चीजों के साथ जो है इंटरेक्ट किया है ना। फिर क्या हुआ, जब इन सारी चीजों के साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने इसको एनालाइज किया, समझा, जाना, परखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपने खुद के जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं वो उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे कि भाई क्या हो गया, जैसे कि हाउस हो गया है ना, जैसे कि हाउस हो गया, विलेजेस हो गए, बड़े बड़े शहर बसा लिए इंसानों ने। उसके बाद क्या किया भाई? रेलवे नेटवर्क बिछा लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी, फार्म, पोर्ट्स वगैरह। तो ये सब कैसे हो पाया है भाई? है ना, स्टार्टिंग में तो नहीं था, स्टार्टिंग में तो हम प्रिमिटिव थे भाई, हम तो नंगे पुंगे घूमते थे भाई जंगलों में, है ना। और फिर हमने धीरे धीरे करके इतना सारा कुछ डेवलप कर लिया। तो भैया हमने कहीं ना कहीं तो इसको समझा होगा ना, हमने इसको एनालाइज किया होगा, इसके इंटररिलेशन को समझा होगा। वैसे वैसे आप देखोगे कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, और यहाँ पे किसका सबसे बड़ा योगदान किसका है भाई? टेक का, है ना। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी तो हम ये सब डेवलप कर पाए हैं ना। बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी स्किल्स के हम इन सारी चीजों को कैसे डेवलप करते? क्लियर हुआ? बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करें आगे थोड़ा सा। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझ जाओगे, जो चार्ट दे रखा है इससे थोड़ा सा आप समझ जाओगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं बेसिकली। तो देखो यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या है? वैसे तो आप काफी बड़े हो गए यार, क्लास 12 क्रॉस कर लिया आपने, सीयूईटी का एग्जाम दोगे आप, है ना, क्लास 12 करने वाले हो गए यहाँ फिर, और सीयूईटी का एग्जाम दोगे आप, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या है? एक इंटर रिलेशनशिप है, किसके बीच में? फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में और हमारा सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। अच्छा, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट का मतलब क्या है? सोशो कल्चरल क्या होता है? अब सोशो का मतलब क्या होता है? सोसाइटी से रिलेटेड, है ना। आप सोसाइटी का पार्ट हो, है ना। उस सोसाइटी में जो आप डेली लाइफ में जो चीजें आप अपनाते हो, जो भी करते हो, वो आपके कल्चर का पार्ट हो जाता है। जो भी आपके बिलीव्स होते हैं, जो भी आपके आइडियाज होते हैं, वो आपके कल्चर का पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका खाना पीना, रहन सहन, खान पान, है ना, और आपका आपके जो भाषा, इवन आपकी जो लैंग्वेज जो है वो भी आपके कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो वो जो कल्चर है आपका, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट किसके बीच का रिलेशनशिप है? फिजिकल एनवायरमेंट का, है ना। रिलेशन किसके बीच का है? फिजिकल एनवायरमेंट का। इन दोनों के बीच का रिलेशन है ना, रिलेशन है इनके बीच का। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीजें अलग नहीं है। हाँ, जब हमने फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो वैसे हमारा सोशो कल्चर जो एनवायरमेंट है वो भी चेंज हो गया। क्लियर हुआ ना? फटाफट से बताओ। तो ये बेसिकली है क्या? तो म्यूचुअल इंटरेक्शन है ना। म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बारे में सुना होगा आपने, म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में भी सुन लो ना। देखो क्या है भाई म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब क्या? म्यूचुअल इंटरेक्शन मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प ली है, इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प ली है ना। म्यूचुअल जो है इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद ही जो है चीजें इवॉल्व हुई हैं। क्लियर हुआ ना? तो इसलिए क्या बोल दिया हमने इसको? इसलिए हमने बोल दिया इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, है ना। यानी कि हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, उसके बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई देखो ऐसा है कि हम बिना फिजिकल एनवायरनमेंट के, फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के पूरक हैं, म्यूचुअली जो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इससे हमने क्या किया? इससे हमने खुद अलग अलग चीजों को हमने स्टडी किया। चाहे हम बात करें साइंस की, हमने नेचर की हम बात करें, उनके लॉज को स्टडी किया, डीप में स्टडी किया, और फाइनली जो है हमने अपने आप को डेवलप कर लिया। ठीक है, हमने जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं वो डेवलप करने शुरू कर लिए। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करें भाई, अब यहां पे एक बहुत ही अच्छी चीज की बात हो रही है भाई। यहां पे बात हो रही है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, है ना। अब ये दोनों चीजें क्या है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और यहां पे क्या है कि क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, अब ये बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे फिर से चीजें रिपीट होंगी, फिर से कहोगे सर आप वही चीजें बता रहे हो, आप वही चीजें बार बार बता रहे हो। तो बेटा क्या करूं, चैप्टर ही ऐसा है। आप पूरे चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको एक जैसी चीजें जो है बार बार मिलेंगी। अब मैं क्या करूं बताओ, चैप्टर तो पढ़ाना है ना मेरे को। ठीक है, इसलिए बच्चे बोलते हैं सर बहुत बोरिंग चैप्टर होता है, लेकिन बोरिंग नहीं है कुछ भी, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ बोरिंग नहीं है। ठीक है, देखो अब यहां पे बोला जा रहा है ह्यूमन बींग्स आए पहले, है ना। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आए, ह्यूमन बींग तो बहुत पहले से थे भाई उससे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे, है ना, हम होमो सेपियंस वगैरह वो थे, उन्होंने क्या किया भाई? इंटरेक्शन हुआ उनका, है ना। वो मिलते हैं किससे भाई? हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, है ना। अब क्या हुआ भाई? धीरे धीरे फिजिकल एनवायरनमेंट से मिले। अब क्या है? स्टार्टिंग में है क्या? स्टार्टिंग में तो भाई हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम नेचर के हिसाब से चल रहे हैं, हम नेचर के हिसाब से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की मैं बात करूं, आज की हम बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे हम बात करेंगे जून की, हम बात करें जून में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून में। तो भाई इंसानों ने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने क्या किया? इंसानों ने क्या किया? इंसानों ने एसी बना लिया भाई, एसी बना लिया। अब चाहे भाई टेम्परेचर 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आप अपनी एसी में बैठे हो, 16 डिग्री टेम्परेचर करके बैठे हो, 16 पे एसी चल रहा है आराम से, और आप अपने रूम में बैठे हो मस्त, आपको फर्क नहीं पड़ता भाई। आपके पास पैसा है, सब कुछ, आप संपन्न हो पूरी तरह से, और आप एसी में बैठे हो। अब आपको उससे फर्क पड़ेगा? जैसे मैं यहाँ पे पीडब्ल्यू के ऑफिस में आता हूँ, तो यहाँ पे एसी चलता रहता है ना, हर जगह एसी है। अब जैसे बाहर आप जाओगे तो बाहर इतनी गर्मी है, बाहर आप रुक ही नहीं सकते, लेकिन जैसे आप ऑफिस के अंदर आओगे तो आपको एसी मिल जाएगा, है ना, बढ़िया। आपको कुछ डिफरेंस ही पता नहीं लगेगा, आपको मतलब ही नहीं है बाहर से।
तो ये सब किसका खेल है भाई? हमने जो इतना अपने आप को कंफर्ट दिया है ना, इतनी जो लग्जूरियस लाइफ हम लोग जीते हैं आज के टाइम पे जो इंसान जी रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है ना? कैसे पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आज से मैं बात करूं 500 साल पहले की। 500 साल पहले चले जाओ। अब 500 साल पहले आप क्या करते होगे? सोच के देखो। 500 साल पहले जो है आपने क्या किया? आपने देखो सोचा कि देखो 500 साल, मैं 1000 साल पहले की बात कर लेता हूं, 2000 साल पहले की बात कर लेता हूं, है ना? अब आप होता है ना कि कई लोग माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो लोग क्या करेंगे? आप कुछ कर तो सकते नहीं है, एसी तो है नहीं, है ना? एसी तो है नहीं, अब ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है आपके पास, है ना? अब आप क्या करोगे? जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, सोच के देखो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, तो लोग क्या करेंगे? लोग माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब लोग माइग्रेट कहां करेंगे? जहां थोड़ी कम गर्मी पड़ रही है, या फिर यहाँ पे जहां थोड़ा ठंडा है, तो लोग कहां शिफ्ट करेंगे? पहाड़ों की तरफ। अब वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? अब वो नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं ना, नेचर के हिसाब से जो है चेंज कर रहे हैं। अब देखो उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि जहां वो रहते हैं वहां रहते रहे कॉन्टिन्यूसली, है ना? अभी एसी लगा लिया हम लोगों ने, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली? वो जो है अब कहीं और जगह शिफ्ट हो रहे हैं जहां पर थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, या फिर जहां पर थोड़ी ठंड पड़ रही है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो हिमालय में जाके शिफ्ट हो जाते थे, है ना? जब हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तो क्या करते थे? वो हिमालय में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तब वो नीचे आ जाते थे कि भाई वहां बहुत ज्यादा ठंड है, नीचे आ जाते हैं, है ना? लेकिन हम नेचर को बदल नहीं सकते। अब हमने क्या किया भाई? आप चाहे हिमालयज हो, तो हिमालयज में तो हीटर होते हैं। हिमालयज में हमने देखा होगा घरों में हीटर लगे होते हैं बड़े बड़े। कुछ नहीं होता भाई, कितनी भी ठंड पड़ रही हो बाहर, चाहे -10 डिग्री हो, -8 डिग्री हो, -15 डिग्री हो, -20 डिग्री हो, पहले ही हुआ करता था कि लोग जो है जब ज्यादा ठंड पड़ा करती थी तो नीचे वाले इलाकों में आ जाते थे जहां पे ठंड कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हम नेचर के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर क्या है भाई? आज के टाइम पर हमने नेचर को बदल दिया, है ना? हमने जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, और आज के टाइम पर हीटर और एसी मिल जाएंगे आपको, है ना? तो भाई जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पर बड़े बड़े हीटर रखे होते हैं घर में, तो चाहे -10 डिग्री हो, -15 डिग्री हो, तो तुम्हारे रूम में फील नहीं होगा, बिल्कुल रूम में तुम्हें बिल्कुल वार्म फील होगा, है ना? सो ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी का खेल है ना। तो यहां पर उसी चीज की बात की जा रही है, यहां पर उसी चीज की बात की जा रही है। तो देखो ह्यूमन बींग्स ने इंटरेक्शन किया, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इन्होंने क्या किया? अब यहां पे देखो टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है? टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना? ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉ। अच्छा, अब यहां पे नेचुरल लॉज की हम बात करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मतलब हमने क्या किया? हमने जो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना, हमें क्या दिखाता है? ये हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी दिखाता है ना? कि भाई पहले हम क्या थे? पहले हम नंगे पुंगे घूम रहे थे, हम पहले क्या थे? पहले हम अनसिविलाइज्ड थे, लेकिन धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, धीरे धीरे इंसान इवॉल्व हुआ, है ना? और हमने अपने अपना अपना कल्चरल डेवलपमेंट करना शुरू किया, हमारे बिलीफ्स, हमारे आइडियाज डेवलप करने शुरू किए। उन आइडियाज से क्या हुआ? उन आइडियाज से ही हमने अपने हमारा जो नेचर है उसको हमने एनालाइज करना शुरू किया, है ना? तो सबसे पहले इंसानों ने क्या किया भाई? ये जो चीजें रातों रात नहीं हो गई, इन चीजों को डेवलप होने में सोच के देखो ना, पिछले 2000 साल से तो हम बिल्कुल ज्यादा प्रिमिटिव थे, है ना? अगर मैं 200 साल पहले की भी बात करूं तो 200 साल पहले भी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज आपको दिख रही है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस आए हैं ना, सिर्फ 200 सालों में आए हैं, सिर्फ 200 सालों में। सोच के देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इंटरनेट, कैमरा वगैरह सामने, ये सिर्फ 200 150 200 सालों का खेल है ये। उससे पहले भी कुछ भी नहीं था, उससे पहले इतना इवॉल्व नहीं हुए थे हम। और पिछले 100 150 सालों में तो बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, स्पेशली अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं, है ना? तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ है सर? विद द हेल्प ऑफ विद द डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉ। तो हमने क्या किया? हमारा जो नेचर का लॉ है उसको हमने समझना शुरू किया, और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब वही एग्जांपल आ जाएगा फ्रिक्शन वाला, है ना? तो भाई हमने बहुत टाइम से हमने देखा, क्या देखा भाई? हमने बहुत टाइम से क्या देखा भाई? हमने बहुत टाइम से देखा कि ऐसे ऐसे किसी चीज को, दो चीजों को रगड़ो, फ्रिक्शन करवाओ, तो उसमें से हीट निकलती है ना? इंसानों ने देखते रहे, इंसान बहुत सालों तक ऑब्जर्व करते रहे इस चीज को। फिर क्या हुआ? पत्थर टकरा गए और चिंगारी निकली और आग लग गई। तब इंसानों को पता लगा भाई हाँ, आग जैसी भी कोई चीज होती है। उससे पहले इंसान जो थे, वो इंसान नहीं थे उस टाइम पर, वो कच्चा मांस खाया करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर धीरे धीरे और फिर हमने भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिया, भुना हुआ खाना शुरू कर दिया खाना। ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे जैसे हम इवॉल्व हुए, फिर हमें पता लगा कि देखो ये जो डीएनए है ना, डीएनए की स्टडी कर लो। अगर डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है, हर प्लांट का भी डीएनए होता है, हर किसी का डीएनए होता है। अगर हम किसी चीज का डीएनए की स्टडी कर लें बहुत अच्छे से, तो हम हर एक डिसीज से लड़ सकते हैं। कोई भी अगर गंभीर बीमारी जो है उससे हम लड़ सकते हैं। तो हमने डीएनए की घोर स्टडी की, बहुत ज्यादा स्टडी की हमने, और फिर हमने बहुत सारी चीजें हैं उनका जो है हमने क्या निकाल लिया? तोड़ निकाल लिया, है ना? उसका हमने इलाज निकाल लिया। बहुत सारी बीमारियां जो है आज कैसे क्योर हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने क्योंकि हमने उसकी डीएनए की स्टडी कर रखी है ना? अगर हम डीएनए की स्टडी कर लेते हैं तो बहुत सारी हम जो डिसीजेज हैं उनका क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी।
है ना। पहले आप आसमान में पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे, है ना। आज से 1000 साल पहले सोच के देखो, किसी ने इमेजिन किया होगा कि एक एरोप्लेन उड़ रहा होगा, इसमें बहुत सारे लोग जो है बैठे होंगे, है ना। तो हमने एरोडायनेमिक्स के बारे में बात की। तो भाई एरोडायनेमिक्स तभी डेवलप हो पाया ना जब हमने समझा कि भाई हवा कैसे काम करती है ना। जब हम उड़ते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, जो पक्षी जो है, जो बर्ड्स जो है, उनकी शेप ऐसी क्यों होती है। जैसे हम बात करें एरोप्लेन, एरोप्लेन बस जैसा क्यों नहीं होता, एरोप्लेन कार जैसा क्यों नहीं होता, एरोप्लेन की शेप हमेशा कैसी होती है, बर्ड जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं हमने उस चीज को एनालाइज किया ना, हमने अपने नेचुरल लॉस को समझा कि भाई ये चीजें ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। जब नेचुरल लॉस को समझा तभी तो हम वो चीजें बना पाए हैं ना। तभी तो आज के टाइम पर जो डेवलपमेंट देख रहे हो आप, तो उस डेवलपमेंट से पहले जो हमने अपने अपने प्रकृति को समझा, उसको एनालाइज किया, उसके बाद जो है डेवलपमेंट होने शुरू हुए, है ना। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है ना। टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी तब आई है जब हमने अपने नेचुरल लॉस को जो है समझ लिया है, पढ़ लिया है। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो यही सब था इस चैप्टर में। अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे इसके बारे में, अब बात करेंगे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में, ठीक है ना। अब सुनो, अब इससे रिलेटेड है वो जो मैं अभी बता रहा हूं ना, कुछ अलग नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो, अब देखो, अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन विद नेचुरल एनवायरमेंट, जब ह्यूमंस का अर्ली इंटरेक्शन हुआ, मतलब स्टार्टिंग में, है ना, जब हम प्रिमिटिव थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को, जब हम ऐसे घूम रहे थे जंगलों में, है ना, अनसिविलाइज जब थे, तब हमारा उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, किसके बीच में, नेचर के बीच में, ठीक है ना। ह्यूमन एडेप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। अब ह्यूमंस ने क्या किया, जिस टाइम पर हम डेवलप नहीं थे, जिस टाइम पर हम सिविलाइज थे, जिस टाइम पर हम अर्ली स्टेजेस में थे, प्रिमिटिव थे हम, उस टाइम पर हमने क्या किया, हमने जो है नेचर ने हमें डिक्टेट किया है ना, नेचर ने हमें डोमिनेट किया है, नेचर ने हम पर डोमिनेट किया है। क्लियर हुआ ना। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा हूं, अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्यों 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 किया भाई, नेचर ने हमारे ऊपर डिक्टेट क्यों किया, नेचर हमारे ऊपर डिक्टेट क्यों कर पाया, ठीक है ना। ह्यूमंस एडॉप्टेड द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, जो भी नेचर था उसको एडॉप्ट किया इंसानों ने मजबूरी में आके। क्यों, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ। और ह्यूमंस जो थे वो कैसे थे भाई, ह्यूमंस का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, है ना, ह्यूमन सिविलाइज नहीं हो पाए थे, और वो एक तरह के प्रिमिटिव थे, बहुत ही पुराने थे वो, उनको कुछ नहीं आता था। क्लियर हुआ ना। चलिए, अच्छा, अब ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हमने एक नाम दिया, इसको हमने बोला है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अच्छा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है भाई, इसको हम यही बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा इसको हम बोलते हैं एक शब्द में, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। नेचुरलाइज्ड ह्यूमन का मतलब क्या है कि भैया देखो, अगर हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का बात करें, इसकी डेफिनेशन पूरा प्रॉपर लाया हूं मैं, कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द थ्योरी दैट सोसाइटी डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। मतलब अभी तक क्या, जो फिजिकल एनवायरमेंट है ना, सोसाइटी का जैसे जैसे इवॉल्वेंस होगा, डेवलपमेंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फिजिकल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हमारी सोसाइटी अभी फिजिकल एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कि भैया जैसी फिजिकल एनवायरमेंट होगा, जहां का जैसी ज्योग्राफी होगी, वहां वैसे हमें अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और हम बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है ना। तो इस चीज को हमने नाम दे दिया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, है ना। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या हो गया, कि भैया स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस की जब हम बात करें, तो हम जो है एनवायरमेंट के हिसाब से जो है, इस फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से अपने आप को बदल रहे थे, अपने आप को चेंज कर रहे थे, अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, है ना, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी ह्यूमंस वर प्रिमिटिव, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। क्लियर हुआ, है ना। चलिए, तो मदर नेचर जो था उसके हिसाब से बदल रहे थे। फिर क्या हुआ भाई, फिर क्या हुआ भाई, देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये, ह्यूमंस ने धीरे धीरे नेचुरल लॉस को समझना शुरू कर दिया। जैसे मैंने यहां पे बात की थी ना, कि हम ह्यूमंस ने क्या किया है, इन नेचुरल लॉस को समझा है। तो ह्यूमंस ने धीरे धीरे इस फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना शुरू किया, और उसमें बहुत टाइम लग गया, है ना, 2-2.5 साल लग गए आराम से। तो ह्यूमंस ने पूरा जो है ये समझना शुरू कर दिया अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को, धीरे धीरे समझा, है ना। ये नेचर के जो फोर्स हैं, है ना, ये क्या है भाई, नेचर के लॉस क्या है, इन सबको समझना शुरू किया, है ना। और धीरे धीरे अपना सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना शुरू किया, है ना। और उसके साथ में इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को जो है डेवलप कर लिया, है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स, है ना। धीरे धीरे इंसान का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग आइडियाज बिलीफ्स डेवलप हुए, है ना, अलग अलग थिंकर्स आए, है ना। हमने थिंकर्स की बात की थी ना, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स आए, सॉक्रेट्स वगैरह, है ना, एरिस्टोटल, हाँ, इंडिया की हम बात करें, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स आए, है ना, आर्यभट्ट की हम बात करें, है ना। तो ये सारे बड़े बड़े थिंकर्स आए। अब धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होना शुरू हो रही हैं। अब ये सारे जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इवॉल्वेंस हो रही है, इससे क्या हुआ, इससे हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास करना शुरू कर दिया, है ना। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे, यूरोपियंस जो होते हैं बताते हैं कि भाई वो
थोड़ा सा अपने आप को इस चीज में सबसे ऊपर रखते हैं कि भाई ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो आज, है ना, जितनी भी चीजें जो हो पाई हैं उसमें यूरोपियंस का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ पूरे सही भी नहीं है वो, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है भाई, दूसरे जो केस की अगर हम बात करें, दूसरे केस में जो है ह्यूमंस जो है डेवलप कर लिया खुद को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स। अब यहाँ पे क्या है, इस चीज को हमने क्या बोल दिया, इस चीज को हमने बोल दिया पॉसिबिलिज्म, है ना, पॉसिबिलिज्म बोल दिया हमने, इस चीज को हमने क्या बोल दिया। अब ये क्या है भाई, तो ये क्या सजेस्ट करती है पॉसिबिलिज्म, तो पॉसिबिलिज्म सजेस्ट दैट ह्यूमन कैन यूज द एनवायरमेंट रिसोर्सेज टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज। अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि अब ह्यूमंस ने क्या कर लिया, ह्यूमंस ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो क्या कर सकते हैं, वो जो है इस फिजिकल एनवायरमेंट का यूज करके अलग अलग पॉसिबिलिटीज को जो है डेवलप कर सकते हैं, है ना। यही तो हमने किया भाई, हमने हमें कोयला मिला, कोयला क्या भाई, कोयला एक नेचुरल रिसोर्स है भाई, मिनरल रिसोर्स है, एक नेचर से मिला है हमें, और उस कोयले से हमने पता नहीं कितनी एनर्जी बना ली, हमने बिजली बना ली उस कोयले से, हमने उस कोयले से बिजली बना ली, ठीक है। हमें सोना मिला, हमने उससे ज्वेलरी बना ली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस फिजिकल एनवायरमेंट से अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जस्ट बिकॉज हमने एक टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है ना, अपनी स्किल्स की हेल्प से जो है हमने टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है, इस वजह से हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। एंड दैट ह्यूमन कल्चर इज नॉट सोनली डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट। अब क्या होगा भाई, अब हुआ ये है कि जो चीजें पहले हो रही थी, यानी कि पहले फिजिकल एनवायरमेंट हमारे डेस्टिनी को लिख रहा है ना, अब वो चीजें उल्टी हो गई हैं। अब जो फिजिकल एनवायरमेंट है हम उसके हिसाब से अब नहीं चल रहे, है ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अब ह्यूमंस को लगा कि भाई देखो किसी जगह पे बहुत बाढ़ आ गई है ना, तो ह्यूमंस ने क्या किया, ह्यूमंस ने पूरा जो रिवर का फ्लो उसको चेंज कर दिया। ह्यूमंस ने क्या बना दिया, ह्यूमंस ने डैम्स बना दिए। अब डैम्स की हम बात करें, डैम्स क्या है, पूरी टेक्नोलॉजी है भाई, पूरा एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है पूरे डैम। अब डैम से होता क्या है, डैम से कभी समझा आपने, डैम से होता क्या है, डैम से रिवर का जो फ्लो होता है हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं। अब सोच के देखो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। अब ये यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर कोई भाई कोई नेचुरल चीज नहीं है, ह्यूमंस ने क्या किया बेसिकली, उस रिवर के फ्लो को चेंज करके, है ना, एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर बना दिया है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो रहा है उसको जो है वो बहुत बहुत बड़े बड़े जो कैनाल्स होते हैं उन उसके थ्रू जो इस पानी को भेज रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी को। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो मैं बोल के आ रहा हूं, एक रिवर है ना, अब बाढ़ आती है उस रिवर में, तो हमने क्या किया, हमने उसका एक्स्ट्रा पानी एक रिजर्वॉयर में उसको कलेक्ट कर लिया, उसको हमने बोल दिया डैम। अब वो जो कलेक्ट हुआ पानी है वो कहां जाएगा, वो जहां पानी की कमी है वहां पर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, कैनाल्स के थ्रू, बड़ी बड़ी नहरें होती हैं उसके थ्रू जाएगा। अब ये सारी चीजें क्या है, हमने क्या किया भाई, हमने जो है नेचर को अपने हिसाब से बदल लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, अब जो है हम नेचुरल एनवायरमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। वही एसी वाली कहानी याद करो, है ना। अब भाई गर्मी है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे एसी है, 16 पे एसी करेंगे, आराम से बैठेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है। वही चीज है, अब जो है यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो ज्यादा, आप बोल सकते हो कि ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है उस नेचर पे। क्लियर हुआ ना। अब इस चीज को हमने क्या बोला, इस चीज को हमने बोल दिया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, है ना। इस चीज को हमने क्या बोल दिया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, और दूसरा आ रहा है पॉसिबिलिज्म। इन दोनों चीजों को ना याद रखना, क्योंकि आगे भी ये चीजें आती रहेंगी, ठीक है, इन दोनों चीजों को याद रखना। चलिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो नेचुरलाइजेशन ह्यूमन मतलब क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या है कि भाई यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया है ना, हमें जो जैसा एनवायरनमेंट मिला उसके हिसाब से हमने ढालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम प्रिमिटिव थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हमने क्या किया भाई, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है भाई, कि अब हमने जो है क्या किया है, हमने जो है धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, हमने सोशल कल्चरल डेवलपमेंट किया, और हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हमने क्या किया, अपनी नीड्स को पूरा करना शुरू कर दिया। अब जो है हम नेचर को अपने हिसाब से बदल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी इसमें नेचुरल ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां पे बात होती है किसके बारे में, अब यहां पे बात होती है सर हमें कौन से राह पे जाना चाहिए। हमें मान के चलो हमें जाना चाहिए एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के ऊपर जाना चाहिए, कि कंप्लीटली हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कंप्लीटली जो है नेचर हमें अपने हिसाब से बदलने दे रहा है, या फिर हम पॉसिबिलिज्म की तरफ जाएं, कि भाई पॉसिबिलिज्म मतलब हम अलग अलग जगह पर हम पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। अब सोच के देखो, आप किसी भी एक जगह पे जाओगे तो उसमें क्या होगा, उसमें घाटा है हम दोनों का, नेचर का भी घाटा है, ह्यूमंस का भी घाटा है। सोच के देखो, पहला केस ले लो, अब कंप्लीटली भाई हम नेचर के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं, है ना, मतलब जहां नेचर जैसा है उसके हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करें, तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ह्यूमंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सोच के देखो ना कैसे हो जाएगा, है ना। हम सब एसी वेसी बनाना बंद कर दें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना बंद कर दें, है ना, और अपने आप को जो जो जैसा नेचर ढाल रहा है अपने हिसाब से वैसे ढालना शुरू कर दें, है ना। ये सारी चीजें होने लगे, सोच के देखो ऐसे इंसानों का डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस ले लो, दूसरा केस कौन सा हमारा, पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म की हम बात करें तो आप अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हो। इससे क्या होगा बेसिकली, आप बताओ क्या होगा इससे। इससे होगा ये कि अपनी मदर नेचर का जो है नुकसान करोगे, है ना। हम क्या करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम जो है अपने 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 आप का डेवलपमेंट ऐसे करें कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बेकार ना करें, उनको बर्बाद ना करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, और अपनी फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो हमें विकास हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई हम अपने नेचर का भी ध्यान रखें, हम इन्वायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूट भी ना करें। आजकल चल क्या रहा है, आजकल हम इसकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, अगर देखोगे तो हम आजकल हम जो है
पॉसिबिलिज्म की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमने पूरे नेचर को बर्बाद कर दिया भाई। हम अपने फायदे के लिए जो है नेचर को इतना चेंज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा हर जगह आजकल लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, है ना। अभी साउथ में देखो, केरला में हुई थी, 1000 लोग मर गए, 1000 से ऊपर लोग मरे हैं वहां पे। क्यों भाई? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे मदर नेचर को, तो वो आपको भी एक्सप्लॉइट करेगी। सिंपल सी बात है ना। ये जो पूरा क्लाइमेटिक चेंज जो आ रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है ना, क्लाइमेट चेंज आपने बहुत सुना होगा ये जो टर्म है ना। लोग जो है किसकी तरफ भाग रहे हैं भाई? ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो देखने से ऐसा लगता है कि भाई हम इसकी तरफ तो नहीं भाग रहे, हम इसकी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन असल मायने में हमें किसके पीछे भागना चाहिए? तो यहां पे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मिडिल पाथ, है ना, मध्यम मार्ग की तरफ भागना चाहिए। मतलब कोई भी चीजें एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, है ना। ना हम ज्यादा पॉसिबिलिटीज ढूंढे, ना हम ज्यादा एनवायरमेंट पे डिपेंड हो जाए, है ना, या फिर ना हम एनवायरमेंट को अपने हिसाब उसके हिसाब से खुद को बदलें। समझ में आया ना? हम बीच में चलेंगे, है ना। हम एक तरफ नेचर का भी ध्यान रखेंगे, दूसरी तरफ पॉसिबिलिटीज भी ढूंढेंगे, लेकिन एक बीच में रह के, है ना, एक मिडिल पाथ में रह के। क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब इस चीज को हमने क्या नाम दिया? इस चीज को हमने नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म, और यहां पे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब हमें जो है मध्यम मार्ग में रहना है, हमें बीच के मार्ग में रहना है। क्लियर हुआ ना? है ना। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना, और नॉट देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, है ना। तो हमें एकदम से फ्रीडम भी हमें नहीं मिलनी चाहिए कि भाई एकदम से हमने पूरा जो है नेचर को यूज करना शुरू कर दिया, और एकदम से हमें जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम से जो है हम जो है एनवायरमेंट हम पे हावी हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए, तो यहां पे हमें क्या करना है भाई? तो यहां पे आपने एक शब्द पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें अपना ऐसा डेवलपमेंट करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, अच्छी बात है, हम फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने नेचर का भी ध्यान रखना है, अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है ना। तो ये मध्यम मार्ग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेन रह पाए लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, और हमारा डेवलपमेंट भी हो, और एट द सेम टाइम हम उतने ही रिसोर्सेज का, उतने ही नेचर का यूज करें जितनी हमें जरूरत है। क्योंकि आजकल हो नहीं रहा ना, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ये हो नहीं रहा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? फटाफट बताओ, हाँ है ना, जल्दी से बताओ। इतनी चीजें आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब बात करेंगे इसके बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर हम ज्योग्राफी को ना टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं भाई। क्यों? देखो, अभी हम बात करें, जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो भाई हम ह्यूमन जो है सिर्फ 2000 साल, है ना, 2000 साल का ही इतिहास है हमारे पास, 2000 साल का ही इतिहास है हमारे पास सर। मतलब अगर जैसे हमें जो एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं, 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल ले लो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो 4-5 हजार साल पुरानी बताते हैं। पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 5 से 6000 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर जो डेवलपमेंट देखोगे तो वो कई, अब पिछले अगर 2000 साल पहले चले जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में नहीं बात कर रहा। क्यों? फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे हम क्या बात यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि भाई कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे चेंजेस आए हैं ज्योग्राफी में, तो यहां पर समझना है, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है, यहां पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही। क्योंकि हम टाइम के कॉरिडोर से पढ़ रहे हैं भाई, टाइम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, टाइम के नजरिए से हम पढ़ रहे हैं। अब टाइम के नजरिए से आप किसको पढ़ सकते हो? आप सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, आप सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ सकते हो, आप फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा ना पढ़ सकते हो। सोच के देखो ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है, हमारे पहाड़ जो है, पहाड़ कब बने थे? 50-60 मिलियन, जो हमारे हिमालय जो है 40-50 मिलियन ईयर्स अगो बने थे। तो भाई वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना डेटा हमारे पास नहीं है ना, कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो तो हमने पढ़ लिया, क्लास 11 में पढ़ लिया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, है ना, विद द कॉरिडोर ऑफ टाइम। कि भाई समय के हिसाब से हम इंसान प्रिमिटिव था, और जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहा तो हमने कैसे डेवलप करना शुरू किया, है ना, ह्यूमंस कैसे डेवलप हुए हैं, उनका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना, उसकी हम बात करेंगे इस टॉपिक में, विद द टाइम, मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में जो है हम क्या करेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी को जो पढ़ेंगे, टाइम के पर्सपेक्टिव से, टाइम के रेस्पेक्ट में जो हम ये चीजें पढ़ेंगे। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं किसके बारे में? चलिए, हाँ, अगर हम बात करें थोड़ा सा लॉन्ग टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम के बारे में, जैसे मैं लॉन्ग टेम्पोरल कॉन्टिन्यूम की मतलब क्या है कि एक लंबे समय पहले की हम बात करें, एक जो लंबा टाइम पीरियड जो रहा है उसकी अगर मैं बात करूं, लंबे समय की बात करूं, तो मैं क्या दिखता है ना, द अप्रोचेस टू आर्कुलेट देम हैव चेंज ओवर द टाइम, है ना, कि जैसे हम बात करें आर्कुलेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली आर्कुलेट का मतलब होता है कोई चीजें हम क्लियरली, अगर जब हम रिसर्च करते हैं किसी चीज के बारे में, हमें क्लियरली डेटा चाहिए होता है, उसको हम बोल देते हैं आर्कुलेट, है ना। द अप्रोचेस टू आर्कुलेट देम हैव चेंज ओवर द टाइम। अब देखो, यहां पे बोला क्या गया है भाई, जैसे हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, है ना, और लॉन्ग टेम्पोरल का मतलब क्या, यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूम की मतलब ये पूरा जो एक लंबा समय रहा है, जो चलता रहा है ह्यूमंस के बारे में, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कि जब हम यहाँ पे पूरा डेटा लेते हैं, जो भी अप्रोचेस लेते हैं पढ़ने की, तो यहाँ पे आप देखो कि ओवर द टाइम चीजें बहुत बदली है ना, ऑब्वियस सी बात है, चीजें बदलेंगी, है ना, चीजें बदलेंगी। जैसे कि कैसे बदली भाई, कैसे बदली है चीजें? आप बताओ कैसे बदली है? सोच के देखो। जैसे हम बात करें
इंडिया की खोज कब हुई थी, है ना? जैसे 1498 में इंडिया की जो हमारा वास्को डी गामा जो था वो आया था। उससे पहले देखो कि 1492 में शायद एक बार डेट चेक कर लेना, 1492 में शायद अमेरिका की खोज हो गई थी, है ना? उससे पहले क्या मानते थे? उससे पहले ऐसा माना जाता था जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है? उससे पहले जो नॉलेज जो होती थी उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था, है ना? आप देखोगे लोग जो है ज्यादा घूमते नहीं थे। ऐसा होता था पहले कि जहां तुम पैदा हुए हो, है ना, वहां के आसपास ही तुम घूमोगे बस, क्योंकि देखो उस टाइम टेक्नोलॉजी थी नहीं, है ना? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पर क्या है भाई, कहीं भी जाना हो तुम्हें पूरी दुनिया कहीं भी घूमनी हो तो एक दिन में घूम सकते हो पूरी दुनिया, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है आज के टाइम पर। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, जहां इंसान जो पैदा हो रहा है वहां वो आया, खाया पिया, मौज मस्ती की उसने और चला गया, मर गया वो, है ना? और उस टाइम होता क्या था, लोग जब जो है थोड़ा सा दूर जब जाके घूमते थे इधर उधर, मतलब ज्यादा तो घूमते नहीं थे लोग, जब घूमते भी थे ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करते थे, तो जब उन्हें कोई भी चीज मिलती थी ना उसको बहुत ज्यादा प्रिजर्व करके रखते थे भाई, कि भाई इधर देखो, इधर जो है इधर ऐसे पेड़ मिल रहे हैं, उधर इस टाइप के पेड़ मिल रहे हैं, इधर कॉनिकल पेड़ मिल रहे हैं, इधर सिंपल पेड़ मिल रहे हैं, उधर माउंटेन्स मिल रहे हैं, ना? तो ऐसे लोग जो है इस नॉलेज को प्रिजर्व करके रखते थे, और लोग जो है घूमने से बचते थे, स्पेशली ये ओशन के थ्रू, है ना? लोग जो है क्या, जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया में तो एक चीज बोली जाती थी कि आप अगर ओशन को क्रॉस कर लोगे तो आप अपनी कास्ट को लूज कर लोगे, अपने रिलीजन को लूज कर लोगे, तो अलग अलग मान्यताएं थी। और कुछ लोग ऐसा बोलते थे, जैसे आप क्रिश्चियनिटी की बात करोगे, इस्लाम की बात करोगे, तो वहां पे ऐसा बोला जाता था कि भाई अर्थ जो है वो फ्लैट है। अर्थ क्या है? अर्थ फ्लैट है ना? कि जैसे आप जाओगे, जैसे अर्थ हमारी क्या है, अर्थ हमारी फ्लैट है, तो आप अगर जाओगे, है ना, आप अगर जहाज से जा रहे हो तो आप खाई में नीचे गिर जाओगे, ऐसा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लैक ऑफ नॉलेज थी, उस टाइम कोई घूमा था नहीं, है ना? ये तो हमें बाद में पता लगा कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप में। क्लियर हुआ ना? तो ये स्टार्टिंग में ऐसे कुछ लोग माना करते थे, जो हमारे प्रिमिटिव लोग थे, वो इतना डेवलप नहीं हो पाए थे, इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, अलग अलग थ्योरीज नहीं आई थी, हमने नेचर को अच्छे से एनालाइज नहीं किया था, नेचुरल लॉस को हमने अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो लोग जो है अपनी अपनी थ्योरी निकालते थे, और लोग जो है ज्यादा घूमते नहीं थे, ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते थे। फिर क्या हुआ भाई, फिर आप यहां पे आप देखोगे, अब जो हमारी हिस्ट्री है, आपको हमेशा पता होगा, जो हमारी हिस्ट्री है वो यूरोसेंट्रिक है। मतलब यूरोसेंट्रिक का मतलब क्या है? यूरोसेंट्रिक का मतलब ये है भाई, यूरोपियंस ने हमारे इतिहास को लिखा है। एक तो उन्होंने पूरी दुनिया पर रूल किया, और वो ऐसा मानते हैं कि ये हम ही सबसे ज्यादा क्या है, सिविलाइज्ड है, हमने जो है इन सबको सिविलाइज किया है। जो भी हिस्ट्री आप देखोगे उसको ऐसे करके ऐसे मैनिपुलेट किया गया है ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, हमें कुछ कोई एविडेंसेस मिलते ही नहीं है ना? इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री पे गर्व नहीं होता है। ये तो बाद में, बहुत बाद में जो है हमारे जो नेशनलिस्ट जो लीडर थे, है ना, जो नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे, ये आए, उन्होंने सच्चाई बताना शुरू की। लेकिन यहाँ पर जो भी हिस्ट्री लिखी गई है वो यूरोसेंट्रिक थी। यूरोसेंट्रिक में ये बताते थे साफ साफ कि हम इंडियंस जो थे, है ना, बाकी जो लोग हैं वो सब क्या है, अनसिविलाइज्ड है, हमने इनको सिविलाइज किया। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ये जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए हैं ये किसने किए? यूरोपियंस ने किए हैं। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पूरा सही भी नहीं है ना? तो आप देखोगे 14 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में अलग अलग एक्सप्लोरेशन होनी शुरू होती हैं, और इनसे जो है अलग अलग जो है चीजें सामने आती हैं, हमारे अलग अलग एविडेंसेस, अलग अलग जो पन्ने होते हैं, पेजेस जो होते हैं, वो हमारे सामने ओपन होते हैं, जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। क्लियर हुआ ना? तो देखो टाइम के साथ साथ कितनी चीजें बदल रही हैं। अभी तक इंसान जो था वो घूमने से बच रहा है ना, वो जा नहीं रहा कहीं, जहां पैदा हो रहा है वहीं मर रहा है वो। लेकिन अब क्या भाई, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है भाई, अर्थ जो है वो गोल है ना, अर्थ स्फेरिकल शेप में। क्लियर हुआ ना? तो ये सारी चीजें बात हो रही है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अर्लियर देयर वाज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड, है ना? तो भाई यहाँ पे क्या था, हमें अलग अलग सोसाइटीज के बारे में नहीं पता था, है ना? क्योंकि देखो जब तक आप सोसाइटी के बारे में एनालाइज नहीं करोगे, जैसे अंग्रेज हमारे पास आए, अंग्रेज कब आए थे भाई, सोच के देखो, अंग्रेज जो आए थे हम 1498 में आए थे, वास्को डी गामा में आया था, है ना? और जब रूल हुआ अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, वो कब किया? वो तो 1757 के बाद किया था ना। मतलब अंग्रेजों को हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे बारे में जानने में 200-250 साल लग गए। अगर वो आते ही नहीं तो हमारे बारे में जानते कैसे? सोच के देखो जरा, है ना? तो देखो ये जो आइडिया, जो बिलीफ्स जो थे, वो शेयर पहले नहीं होते थे, पहले लिमिटेड शेयर होते थे। अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने घूमना शुरू किया, दूसरे देशों में जाना शुरू किया, है ना, तब उन्हें समझ में आया कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनके आइडियाज, उनके बिलीफ्स, उनके जो जो भी रहन सहन का जो तरीका है, उसको इन्होंने एनालाइज किया। फिर देखो क्या, धीरे 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 200-250 सालों में इन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया। समझ में आया? तो पहले जब समझा होगा उन्हें पहले पता लगा भाई ये जो इंडियंस हैं बेवकूफ हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, है ना, वो सारी चीजें समझी होंगी उन्होंने, पूरा पॉलिटिकली ज्योग्राफी इंडिया की समझी होगी कि भाई इस जगह पे इंडिया में कोल मिल जाएगा हमें, अगर हम इंडिया पे रूल करते हैं तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। ये सब क्या है भाई, ये सब एनालाइज करने वाली बातें हो रही है ना, ये सब नॉलेज वाली बातें हो रही हैं। ये कैसे होती है? जब तक वो घूमते ही ना, जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह टाइम जाते नहीं, है ना, ओवर द स्पेस वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, तो ये चीजें कैसे होती, है ना? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि भाई टाइम के साथ साथ जो है यहाँ पे चीजें बहुत बदली हैं, है ना? जब ये एक्सप्लोरेशन शुरू हुए उसके बाद आप देखोगे बहुत सारी जो नॉलेज है ना, बहुत सारा डेटा जो है हमारे पास आ जाता है ना? अब ये कैसे कैसी चीजें हुई हैं कि, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर द टाइम की हम बात करें, ओवर द टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम की हम बात करें, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिली है। जैसे सबसे पहले हम बात करें पीरियड की, हम बात करें अर्ली कॉलोनियल पीरियड, है ना, जब कॉलोनियल पीरियड नहीं था, मतलब उससे पहले की बात हो रही है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है कि जब इन्होंने हमें कॉलोनी नहीं बनाया था,
आपको पता होगा यूरोप ने ऑलमोस्ट हर देश को कॉलोनी बना रखा है अपनी, हर देश को अपना गुलाम बनाया था। उससे पहले के सिनेरियो के बारे में हम बात करें, देखो यहाँ पे है ना एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे क्या था बेसिकली, यहाँ पे जब अर्ली कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रही थी, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, है ना। तो आप देखोगे इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट फ्रॉम द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, तो यहाँ पे नए नए एरियाज की जो एक्सप्लोरेशन हो रही थी, है ना। एंड एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल अकाउंट। तो भाई यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर लोग जो है ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ पर इस जगह पर ये है, इस जगह पर ये है। यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम में, इस एक्सप्लोरेशन के टाइम में आपको पता लगेगा भाई हमारी अर्थ जो है वो गोल है ना, कोई सपाट नहीं है, कोई प्लेन नहीं है हमारी अर्थ। तो अलग अलग चीजों के बारे में हमें, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में, अर्थ के एनसाइक्लोपीडिया के बारे में हमें पता लग रहा है, अलग अलग एरिया के बारे में हमें पता लग रहा है। तभी तो भाई अंग्रेज इतने आगे कैसे निकल गए, उन्होंने पर्टिकुलर एरिया को देखा, समझा, वहां पे एनालाइज किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पर रूल करना शुरू किया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे लेटर कॉलोनियल पीरियड। अब लेटर कॉलोनियल पीरियड की हम बात करें, यानी कि जब क्या हुआ, जब उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया, सबको गुलाम बना लिया अपना, है ना। उसके अब देखो ये भी क्या है, ये भी यूरोपियन सेंट्रिक है ना, ये भी यूरो सेंट्रिक है ना। यूरो सेंट्रिक कैसे है, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड बात करें, वो भी कॉलोनियल टाइम पीरियड, सोच के देखो, है ना। तो जब उन्होंने कब्जा कर लिया हम पे, है ना, जब उन्होंने कॉलोनी बना लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने रीजनल अप्रोच समझाई। रीजनल अप्रोच का मतलब क्या है, रीजनल एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया को जो है उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ रीजन वर अंडरटेकन, है ना। द आइडिया वाज ऑल द रीजंस वर पार्ट ऑफ होल, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया, ये सारा जो एरिया है वो अर्थ का पार्ट है, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट इन टोटलिटी वुड लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। तो यहाँ पे सोचो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक एरिया को एनालाइज किया और ये सोचा कि भाई हर एक एरिया क्या अर्थ का ही पार्ट है, अगर वो सब पूरे एरिया को एनालाइज करेंगे, अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो उन्हें किसके बारे में पता लगेगा, अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पता लगेगा। अब उन मिनरल रिसोर्स का यूज करके क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद देखोगे अब 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। अब हुआ क्या भाई, अब आपने देखा 1940s में, 1914 में वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म भी हो गया, और 1918 से 30s के बीच का जो टाइम पीरियड था, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, उसके बीच का टाइम पीरियड था, तब ये खाली थे। उसके बीच में क्या हुआ, तो इन्होंने एरियल अप्रोच में, एरियल अप्रोच क्या होती है तो बेसिकली एरिया वाइज जो है इन्होंने वो सब करना शुरू कर दिया, मतलब जो होता है ना एक एक्सप्लोरेशन जो होता है वो करना शुरू कर दिया। एरियल डिफरेंशिएशन मतलब हर एक एरिया में अलग अलग जो है इन्होंने डिफरेंशिएशन निकालना शुरू कर दिया। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन। अब क्या था, देखो अभी तक क्या था भाई, अब तक क्या था कि हर एरिया को एक जैसा ले रहे हैं, पूरे एरिया को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि हर एक एरिया अपने आप में यूनिक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये हर जगह जा रहे हैं, अब इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन निकालना शुरू कर दिया, भाई ये एरिया और ये एरिया अलग है ना, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का कल्चर अलग है ना, और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो अलग हैं। अब यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन आ गया, है ना, हर एक एरिया को जो है यहाँ पे यूनिक बताया जा रहा है। क्लियर हुआ, तो ये सारी जो चीजें हो गई, एंड हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब यहाँ पे ये भी एनालाइज किया गया, ठीक है, एक एरिया दूसरे एरिया से अलग है। फॉर एग्जांपल राजस्थान जो है वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा और आपको हिमालयस में आपको माउंटेन्स मिलेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्यों है, एक एरिया दूसरे एरिया से इतना डिफरेंट क्यों है, तो ये सब जो है इन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। फिर आप देखोगे लेटर 1950s टू 60s के बीच में देखोगे स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन आ गया यहाँ पे। स्पैटियल में क्या हुआ भाई, स्पैटियल का मतलब होता है ओवर द स्पेस, है ना। तो देखो मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब जो है पूरा कंप्यूटर का पूरा डेटा का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स वर ऑफन अप्लाइड टू द मैप एंड एनालाइज ह्यूमन फेनोमेना। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा है ना, अब हम यहाँ पे लॉज पे जा रहे हैं, जो भी लॉज है फिजिक्स के लॉस पे जा रहे हैं, है ना, ये सारे जो है अप्लाई किए जा रहे हैं। ह्यूमन जो फिनोमेना हो रही है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या साइंस है इसके पीछे की, तो वो पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। दिस फेज वाज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहां पर हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास डेटा आ चुका है, उस डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई द मैपेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी। तो भाई यहाँ पे इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, हमारे पास डेटा है, उस डेटा को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। फिर 1970s की हम बात करें तो ये तो अभी की बात हो रही है, इमर्जिंग ऑफ द ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर अब जब 1970s की बात हुई तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि अभी तक हम सिर्फ डेटा पे जा रहे हैं, अब तक हम सिर्फ डेटा पे जा रहे हैं, अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें ह्यूमन के विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हम इसको पढ़ना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच जो है रखी गई यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है, यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ना, एक रेडिकल अप्रोच जो है और जो एक बिहेवियर अप्रोच जो है, यहाँ पर हमें इन सारी चीजों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो वहां पे जो वर्कर्स हैं उनकी कितनी बेकार कंडीशन है।
तो यहां पे हमने क्या बना लिया, हमने यहां पे ह्यूमंस को एक सेंट्रल पार्ट बना लिया कि आप ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ह्यूमंस जो होंगे वो उसका सेंट्रल पार्ट होंगे, है ना, क्लियर हुआ ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिख रही होंगी। तो यहां पे हमने क्या किया भाई, इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल्स, यहां पे ये तीनों स्कूल्स के बारे में जो है बात करते हैं। आप देखो यहां पे वेलफेयर स्कूल के बारे में बात करें हम, है ना, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल, है ना, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग। अब जो भाई वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक जो स्कूल्स थे, ये किसके बारे में बात करते थे, तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये जो है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करते थे, है ना। जैसे किसी की हेल्थ कैसी है, किसी के पास घर है या नहीं है ना, एजुकेशन कैसी है, तो हर जगह पे ये एनालाइज करते थे भाई कि हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन के बारे में, है ना। जोग्राफर हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर एज ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन अ पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम। तो आप देखोगे ना, जैसे आप आगे, जैसे थोड़ा सा आप आगे जाना चाहते हो ज्योग्राफी में, है ना, तो ये करिकुलम भी होते हैं, मतलब ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं भाई, अलग अलग स्कूल्स में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसमें अलग अलग डिग्रीज भी मिलती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, मास्टर्स होती है, इसमें इसमें पीएचडी भी होती है। तो अभी अगर आप थोड़ा सा लंबा जाना चाहते हो ज्योग्राफी में, तो ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको। रेडिकल स्कूल की हम बात करें, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स एम्प्लॉयड द मार्क्सिज्म थ्योरी। अब भाई मार्क्स की हम बात करें, अगर मैं बात करूं मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की हम बात करें, तो भाई ये तो अलग ही थे भाई, है ना, ये इन्होंने हर चीज पे सवाल उठाए हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे तो इन्होंने, ही वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, है ना, साइंटिफिक सोशलिज्म के फादर माने जाते हैं। इन्होंने बोला कि, इन्होंने वर्कर्स को क्या बोला था, इन्होंने बोला कि देखो कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करेगी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करेगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उस चीज को कैसे लेते हो। तुम्हें जो है खुद के हक के लिए, अपने राइट्स के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, है ना, तुम्हें कोई भी तुम्हारा हक नहीं देने वाला। तो ऐसी बातें कुछ जो है इन्होंने मार्क्सिज्म ने बोली थी। और इन्होंने ये भी बोला था, क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था कि भैया तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, है ना, ये जो लोग हैं कैपिटलिस्ट लोग जो हैं तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे हमेशा। तो इनको बोला जाता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। इन्होंने क्या बोला भाई, है ना, इन्होंने बोला कि भाई जो बेसिक कॉज है ना पॉवर्टी का, है ना, डेप्रिविएशन का, सोशल इनइक्वालिटी का, ये क्या है भाई, ये कैपिटलिज्म है। इन्होंने ये बोला, है ना, कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिज्म, है ना। तो यहाँ पे ये बोला इन्होंने कि सारी जो चीजें हैं, पॉवर्टी है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है लोगों का, ये क्या है भाई, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ थे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बिहेवियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स ग्रेट एम्फसाइज ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंस एंड आल्सो द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। तो भाई यहाँ पे यह किसकी बात कर रहा है, देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तो भाई ये बात कर रहा है यहाँ पे जो लिविंग एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली रिलीजन की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है। तो सोसाइटी वाले जो है रहते हैं आपस में, अलग अलग सोशल कैटेगरीज है, अलग अलग रीजन वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग रहते हैं। तो ये जो बिहेवियर ऑफ स्कूल जो है वो बिहेवियर को एनालाइज करता है ना, कि हर जगह आपको कल्चर अलग मिलेगा, है ना, लोगों के बिहेवियर अलग मिलेंगे, लोगों के रिलीजन अलग मिल रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना किसका काम होता है, बिहेवियर ऑफ स्कूल्स का काम होता है। क्लियर हुआ ना। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना, क्लियर हुआ ना, ये इससे रिलेटेड है ये वाला, समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये लास्ट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, मतलब आप हर किसी से इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी। इवन मैं अगर होल ज्योग्राफी की बात करूं तो वो एक क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है ना, इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन। मैंने आपको क्लास 11th में बताया था कि इसके अदर सिस्टर डिसिप्लिन हैं ज्योग्राफी के, जैसे हम बात करें सोशल साइंस की, हम बात करें पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। तो इन सब से कहीं ना कहीं आप जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को जो है कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ ना। तो वही बोल रहा है, सोशल साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आप ह्यूमन एलिमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन एलिमेंट्स को ही एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। उनमें जब आप पढ़ते हो तो आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, अलग अलग सिस्टर सब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप पूरा जो है यहां पर आप सबको जोड़ के जो है साथ में ज्योग्राफी को जो है एनालाइज करते हो। क्लियर हुआ ना। जैसे हम बात करें, जैसे इसकी हम बात करेंगे, ये देखो ध्यान से, हाँ ये वाली, इसकी हम बात करेंगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ द सोशल। अब इस पे हम बात करेंगे, देखो सोशल ज्योग्राफी की हम बात करें, है ना, देखो सोशल ज्योग्राफी जो है हमारी, अब इसके सब फील्ड्स क्या हैं, क्या क्या सब फील्ड्स हैं इसके, देखो क्योंकि देखो हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इंटरकनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमें जो है हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो सब फील्ड्स क्या है इसके, बिहेवियर ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी ऑफ अ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, है ना। अब इसको देखो, इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन। अब ये कैसे कनेक्टेड है सिस्टर डिसिप्लिन से, इसको देखो। अब जैसे हम बात करें बिहेवियर ज्योग्राफी जो है, इसको कहां पढ़ते हो, जैसे किसी का बिहेवियर आपको देखना है, सोच के देखो, किसी का बिहेवियर अगर आपको देखना है, बिहेवियर ज्योग्राफी अलग होती है, लेकिन किसी का बिहेवियर आपको पता लगाना है, सामने वाले का बिहेवियर जो है ना, होता है ना, एक सामने वाले की साइकोलॉजी पता लग जाती है, सामने वाले का बिहेवियर पता लग जाता है, तो आप किसमें पढ़ते हो, तो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द साइकोलॉजी,
है ना। अब जैसे बात करें ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग की हम बात करें तो सोशल वेलबींग को हम, अब ये एक अलग ज्योग्राफी है कि भाई किसी भी जगह की जो ज्योग्राफी है वहां पर सोशल वेलबींग कैसे इफेक्ट हो रहा होगा, है ना, तो एक अलग सब्जेक्ट है, वो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन आप इसको डायरेक्टली किस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो, तो भाई डायरेक्टली इसको जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे हम बात करें, हम एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली जो भी ह्यूमन जो हिस्ट्री है ना, जो ह्यूमन एज की हम बात करें, जब से जो भी कल्चरल चेंजेस हुए हैं उसको हम बात करते, उसको हम किस में बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हैं। एक अलग सब्जेक्ट है ना। इसमें आप एमए भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, लेकिन ये कनेक्टेड किससे है, तो भाई ये कल्चरल ज्योग्राफी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। ये एक इंटरडिसिप्लिन, देखो ये एक पूरा क्या है भाई, ये एक अलग अलग सब्जेक्ट है, सेपरेट सब्जेक्ट है ना। लेकिन आप इसको किससे कनेक्ट कर रहे हो, आप इसको डायरेक्टली जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से, आप डायरेक्टली इसको जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे बात करें ज्योग्राफी ऑफ लेजर, तो ये सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, क्लियर हुआ। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करें, अब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो वो वाला एग्जांपल याद कर लेना, बैटल ऑफ पानीपत का, है ना। अब जैसे हम बात करें, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। अब नेपोलियन जो है क्यों हार गया, ऐसा बोलते हैं कि नेपोलियन ने जो है रूस पे अटैक कर दिया था, नेपोलियन ने रशिया पे अटैक कर दिया था। अब रशिया के ज्योग्राफिकल आप देखोगे, रशिया बहुत बड़ा है, रशिया जो है बहुत बड़ा है ना। रशिया जो है आप देखोगे थोड़ा सा तो बहुत बड़ा रशिया है, ठीक है। अब रशिया में अगर आप जाओगे तो रशिया की जो मेन जो वेपन है रशिया का, वो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब जब ज्योग्राफिकल लोकेशन है तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली अब भाई वो जो नेपोलियन था अपनी 5 लाख की सेना लेके अंदर घुस गया, लेकिन रशिया में -45 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 5 लाख की सेना लेके निकला था, आए कितने, लौट के 40,000 आए, है ना। और वही उसका हार का कारण बना था, वरना वो वाटरलू के युद्ध में जीत जाता यार, वो वाटरलू के बैटल में जीत जाता डेफिनेटली। लेकिन उसने क्या किया, बेसिकली उसने सिंपल सा किया, उसने बोला ये, उसके जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें रशिया पर अटैक नहीं करना, क्यों, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो अलग है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी नहीं इतनी कि तुम अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं वहां जाओगे बॉम्ब फोड़ के आ जाओगे, लेकिन उस टाइम तो कोई फाइटर जेट्स वगैरह थे नहीं, है ना। तो भाई नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने रशिया पे अटैक कर दिया था। अब कहने को तो ये हिस्टोरिकल चीज बता रहा हूं मैं, लेकिन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ज्योग्राफी, है ना। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है वो किससे कनेक्टेड है, वो हिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, सारे जो भी हमारे ज्योग्राफी की जो चीजें हैं, है ना, जो भी हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, उन सबको हम साथ में पढ़ते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं बेसिकली, तभी हम बोलते हैं कि इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। क्लियर हुआ ना। तो भाई आई होप आपको ये जो चैप्टर है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चले तो भाई आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से पसंद आई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपनी जो असल जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम हर एक एस्पेक्ट में बात करेंगे, ह्यूमंस की स्पेशली मैं बात करूं, हम ह्यूमंस के एस्पेक्ट में ही पूरी ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।